हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। ये देखकर हैरान रह गए कि खंभे के अंदर कोई नहीं था। तो अजीब बात यह है कि इस युवक से कोई आभा महसूस नहीं की जा सकती थी, इस तथ्य के बावजूद कि वह नर्क का राजा था। ये सब उस अंगूठी की बदौलत था जो स्पेक्टर ने गैब्रियल को दी थी। नर्क का राजा एक और युवक को ले जा रहा था जो बेहोश था। वह खुद को एक बार फिर लुमेन सिटी की ओर देखने से रोक नहीं सका। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लड़ाई से भागना चाहता। उसे पूरा भरोसा था कि वह उनसे लड़ सकता है, लेकिन अगर वह लड़ने जा रहा था तो वह गैब्रियल की रक्षा नहीं कर सकता था। और अगर पिछली बार की तरह एजेंट ने उसे पीछे खींच लिया तो आरव उस स्थिति में असहाय हो जाएगा जिसमें वह था। आरव के लिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। आरव को अपनी बाहों में उठाकर वह उस समय को याद करने से खुद को रोक नहीं सका जब वह पहली बार उस युवक से मिला था। वह उस युवक से बिल्कुल नफरत करता था जिसने उसके साथ जबरदस्ती एक अनुबंध किया था। वह आरव को एक कमजोर व्यक्ति मानता था जो उसकी ताकत पर भरोसा करना चाहता था। यही वह चीज थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। फिर भी कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उसने चोरी में आरव की मदद करने का जो फैसला किया वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। युवक दुश्मनों से अकेले ही लड़ता था, भले ही वह उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर सके। यहाँ तक कि जब दुश्मनों को लगता था कि उसे हराना लगभग असंभव है, तब भी वह उनसे लड़ने में हमेशा आगे रहता था। नर्क के राजा को पता भी नहीं चला कि वह कब उस युवक का सम्मान करने लगा जिससे वह इतनी नफरत करता था। वे साथ में खाते, साथ में योजनाएं बनाते और साथ में लड़ते। आरव के साथ उसकी सारी बातचीत एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां नरक का राजा आरव को सिर्फ एक समनकर्ता से ज्यादा मानने लगा, बिना ये जाने कि वह आरव को दोस्त मानने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। जब आरव को होश आया तो उसने पाया कि चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। उसे हवा की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बहुत तेज सिर दर्द था। सौभाग्य से उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था। हालांकि उसे अभी भी अपना शरीर थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसे संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। वह धीरे धीरे राजा की ओर चलने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वह कहाँ है। आखिरी बात जो उसे याद थी वह ये थी कि उसने अभी अभी जेन के सभी क्लोनों को मार दिया था। क्या वह उसके बाद बेहोश हो गया था? जैसे ही उसे होश आया उसने चारों ओर देखा और अब तक अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब युद्ध के मैदान में नहीं था, बल्कि वह एक कमरे में था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था जो विशेष रूप से आरामदायक था। मैं कहाँ उलझन में हूँ। उसने बैठने के लिए अपने शरीर को ऊपर धकेला। वह देख सकता था कि उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। पहले से खून से सने कपड़े कहीं नहीं दिख रहे थे क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उपचार का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसके कुछ घाव अभी भी मौजूद थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके घावों पर दवा लगाई हो और उन्हें लपेटा हो। कुछ दूरी पर लकड़ी का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति कमरे के अंदर प्रवेश किया। आह, तुम जाग गए। काले बालों वाली लड़की लगभग 20 साल की थी। आप कौन हैं? आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ कैसे आई? ओए, मैं ओलिविया हूँ। क्या ये मेरा घर है या मेरे पिता का घर है? युवा लड़की ने जवाब दिया। क्या आपने मेरे कपड़े बदले? आरव ने पूछा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य करता रहा कि क्या वह किसी तरह युद्ध के मैदान से भागने में कामयाब रहा। और लड़की को पता चला कि वह बेहोश हो गया था। उसके कपड़े बदल दिए गए थे, लेकिन उसके दस्ताने एकमात्र चीज थी जिसे नहीं हटाया गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लड़की ने उसके बेहोश होने पर उसके मौलिक निशान देखे थे। क्या उसने पहले ही चर्च को उसकी उपस्थिति के बारे में सूचित कर दिया था उस मामले में? नहीं, आपके दोस्त ने आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद की थी। वह वही था जो आपको बेहोशी की हालत में यहाँ लाया था। हमारा परिवार पूरे शहर में एकमात्र डॉक्टर परिवार है, इसलिए उसने हमें आपकी मदद करने के लिए कहा। लड़की ने समझाया। यह अच्छा है कि आप जाग गए। मेरे दोस्त आरव ने सोचा कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। अपनी क्षमताओं का जितना अधिक इस्तेमाल करेगा उसे उतना ही बुरा लगेगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी हमले का सामना कर रहा है। किसी भी स्थिति में उसे वह चीज हेसिया साम्राज्य से वापस लाना था। उसने पास की मेज से पानी का एक गिलास उठाया और एक ही बार में पानी गटक लिया और लड़की की ओर चल दिया। ओलिविया ने उत्तर दिया। आपका दोस्त मेरे पिता के साथ बीस्ट माउंटेन से कुछ जड़ी बूटियां लाने गया है जो आपको जल्दी ठीक होने में मदद करेगी। वे दोनों शाम तक वापस आ जाएंगे। बीस्ट माउंटेन मैं समझता हूँ, इसलिए हम अभी भी लुमेन किंगडम में हैं। ये सही है। हमारा शहर लुमेन साम्राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटा सा शहर है। ओलिविया ने यहाँ सिर हिलाया। क्या आपने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है?
आरव ने कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। ओलिविया भी उसके पीछे चली गई। ओलिविया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर कहा कि उन्हें सूचित करें। क्या उन्हें पहले जीवित होने की आवश्यकता नहीं है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब इस तरह से हमारी उपस्थिति के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं, और अगर उन्हें पता चल भी गया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये बुरा नहीं है। आरव ने पहले केवल इन्फर्नल किंग को लड़ते हुए देखा था, लेकिन उसे पूरे मामले को संभालते हुए और एक दीर्घकालिक योजना के बारे में सोचते हुए देखना बहुत दिलचस्प था। इसके बारे में सोचना वास्तव में बहुत ताजगी देने वाला था। उसके कपड़े रखे हुए थे। ये वैसा ही था जैसा उसने बताया था। कपड़े पहले से ही साफ थे। उन पर खून का एक धब्बा भी नहीं था। ओलिविया इन दो लोगों की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थी। उनमें से एक खून से लथपथ था जब उसे उनके पास लाया गया था। समूह का दूसरा व्यक्ति भी इतना शक्तिशाली था कि वह चर्च ऑफ लाइट की पूरी शाखा को नष्ट कर सकता था। आखिर ये दो लोग कौन थे? आरव ने कमरे में प्रवेश करने के बाद ओलिविया पीछे रह गई। उसने अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए और अपने पुराने कपड़े पहन लिए, जो उसे नेक्रोलिटिक कर्मचारियों के साथ मिल गए। अपने पुराने कपड़े पहनकर आखिरकार उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। कपड़े बदलने के बाद उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। ओलिविया ने आरव को देखा था जब उसे खून से लथपथ हालत में उसके पास लाया गया था, लेकिन अब उस पर कोई खून नहीं था और वह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में था। वह शाही पोशाक में वापस आ गया था, इसलिए वह भी एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। अब जब मैं उसे देखती हूँ तो वह निश्चित रूप से एक शाही राजकुमार की तरह बहुत सुंदर है। किसने सोचा होगा कि उसे उनकी पहचान का अनुमान लगाने के लिए उनके चिन्हों की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी, यह समझने के लिए कि ये दोनों संभवतः अंधेरे के चर्च के अवशेषों से संबंधित थे। आप हमसे डरे हुए नहीं लगते। क्या इसका कोई कारण है? जैसे ही आरव कमरे से बाहर आया, उसने लड़की से पूछा। ज्यादातर लोग उनसे डरेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने प्रकाश के चर्च की शाखा को नष्ट कर दिया है, जिसे दुनिया अपना रक्षक मानती है। फिर भी अजीब बात यह थी कि जब उसने उससे बात की तो वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरी। मुख्य चर्च ऑफ लाइट ये अभी भी एक सहयोगी था, इसलिए उनके खिलाफ जाना पूरे चर्च के खिलाफ जाने से अलग नहीं था। कोई भी उनसे डरता था, लेकिन इस लड़की से नहीं। वह हैरान थी कि ऐसा क्यों था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शुरू में मैं डरा हुआ था। मैं इतना डर गया था। ओलिविया ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसे याद आया कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था जब उसने पूरे चर्च ऑफ लाइट को गहरी नीली लपटों में जलते देखा। वह अकेली नहीं थी, पूरा शहर डरा हुआ था और हर कोई भागना चाहता था, लेकिन नरक के राजा ने उनके भागने के रास्ते बंद कर दिए थे। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। शहर में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वे इन राक्षसों द्वारा मारे जाएंगे। हालांकि अजीब बात यह है कि नरक के राजा ने चर्च ऑफ लाइट शाखा को नष्ट करने के बाद किसी को भी नहीं छुआ। उसने सभी से पूछा कि क्या उनमें से कोई है जो आपको ठीक कर सकता है। उसने ये भी वादा किया कि जैसे ही हम आपको ठीक कर देंगे और आप ठीक हो जाएंगे, वह किसी को नुकसान पहुंचाए बिना चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि नहीं मारा जाएगा। क्या आप वास्तव में उसकी कही हर बात पर विश्वास करते हैं? आरव ने आश्चर्य से पूछा। क्या बस इतना ही था? बस इतना ही नहीं था। उसने हमसे वादा किया था कि यदि आप स्वस्थ हैं तो वो हम सभी को जाने देगा। फिर भी मैं डरा हुआ था। हम आप में से किसी को नहीं जानते थे और आपके व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। हमें यह भी नहीं पता था कि जो वादा किया गया था वह सच था या नहीं, लेकिन क्या हमारे पास कोई और विकल्प था? ओलिविया ने जवाब दिया कि उस व्यक्ति को हम सभी को खत्म करने में कितना समय लगेगा जो चर्च ऑफ लाइट की शाखा को नष्ट कर सकता है। उसने आगे कहा कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे पहले से ही गेट पर थे, इसलिए मैं अभी भी डरा हुआ था। लेकिन उस समय से मैं आपके मित्र के कार्यों को देखकर उसके बारे में और अधिक जानने लगा हूं और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी बातों पर विश्वास कर सकता हूं। वह आपके बारे में चिंतित है। जब आप बेहोश थे तब उसने एक बार भी आपकी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। वह हमेशा आपके साथ था। मुझे नहीं लगता कि वह पिछले 2 दिनों में सोया भी है। 2 दिन मैं यहाँ 2 दिनों से हूँ, आरव ने आश्चर्य से कहा। वह 2 दिनों से बाहर था। ये कैसे संभव था? लगभग 2 दिन। हाँ, ओलिविया ने सिर हिलाया। अगर मेरे पिता ने यह नहीं कहा होता कि उन्हें बीस्ट माउंटेन से कुछ जड़ी बूटियां लाने की जरूरत है, मुझे शक है कि आपका दोस्त अभी भी आपका साथ छोड़ देता। एक व्यक्ति जो अपने दोस्त के लिए इतना चिंतित हो सकता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं खुद को उस पर शक करने के लिए नहीं ला सकता। इसलिए मुझे विश्वास है कि उसने क्या कहा। मुझे विश्वास है कि वह अपनी बात रखेगा। मुझे पता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है ना? मैं समझता हूँ। आरव घर से बाहर आया और उसने देखा कि सड़कें अब पूरी तरह खाली थीं। तो मैं इसे रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त ओलिविया ने पूछी। उसे आश्चर्य है कि क्या वह भी चाहता है कि वे उसके लिए कुछ करे। देर सवेर मुख्य चर्च कुछ लोगों को जांच के लिए भेजेगा। जैसे ही वे यहाँ पहुंचेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ बताएं। उन्हें बताएं कि हमने आपको हमारे साथ व्यवहार करने के लिए मजबूर किया है।
इससे आप हमारी मदद करने के लिए उनके क्रोध से बच जाएंगे। अगर कुछ भी हो तो आप उन्हें हमारे अगले गंतव्य के बारे में एक संकेत भी दे सकते हैं। आपका अगला गंतव्य, आरव ने उत्तर दिया, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने हमें चर्चा करते हुए सुना। हम यान साम्राज्य जाने के बारे में बात कर रहे थे। आप यान साम्राज्य नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ओलिविया ने आश्चर्य से पूछा, क्या वास्तव में रेसिया साम्राज्य में जाना उनका गंतव्य है? इसलिए इन्फर्नल राजा उसे दूसरी दिशा में ले गया। वे अभी भी लुमेन साम्राज्य के भीतर थे, लेकिन वे एरिसिफ की तुलना में यान साम्राज्य क्षेत्र के करीब थे। इसने आरव को दुश्मनों को गलत रास्ते पर भेजने का मौका दिया, जबकि वह बिना किसी चिंता के रेसिया साम्राज्य में चला गया और उसे सूर्यांश के वंशजों से वह मिला जो वह चाहता था। ओलिविया निश्चित नहीं थी कि उसे आरव की बात सुननी चाहिए या नहीं। अगर उसने चर्च को यान साम्राज्य में भेजा तो ये बुरा होगा, क्योंकि ये एक जाल बन जाएगा। थोड़ा सा मौका था कि चर्च उसे दोषी ठहराएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया या यहाँ तक कि चर्च की मदद करने का दिखावा भी किया, तो वे निश्चित रूप से उसे और उसके पिता को अंधेरे जादूगरों की मदद करने के लिए देशद्रोही मानेंगे, भले ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया हो। ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो क्या मेरे पास नहीं है? उसने आरव से पूछा। आहें भरते हुए मैंने कहा कि काश मैं ऐसा कर पाता। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें अलग कर सके और उनके लिए जाल बिछा सके। इसके अलावा एक और जगह थी जहां उसे होना था, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं था। चिंता मत करो, उनके लिए कोई जाल नहीं होगा। वास्तव में हम एक पाप साम्राज्य में जा रहे हैं। हमें केवल उन्हें हमारे रास्ते से विचलित करने के लिए आपसे झूठ बोलने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब और लड़ना नहीं चाहता। आरव ने अपने असली इरादे के बारे में उससे झूठ बोला। उसे यकीन नहीं था कि ओलिविया उन्हें धोखा देगी या नहीं, इसलिए उसने उनके असली गंतव्य के बारे में भी झूठ बोला। एरेस किंगडम की जगह पाप साम्राज्य का नामकरण। इस तरह अगर उसने उन्हें धोखा भी दिया तो कोई भी उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकता था। ओलिविया ने कोई टिप्पणी नहीं की, हालांकि वह निश्चित रूप से हैरान थी कि आरव ने उसे बताया कि वे वास्तव में कहां जा रहे थे। वह सोचती थी कि क्या यह आदमी वास्तव में उस पर भरोसा करता है। आरव और ओलिविया शहर की खाली सड़कों से एक साथ चले। आरव ने देखा कि शहर की हालत उस शहर से बहुत बेहतर थी जहां वह पैदा हुआ था। सीमा शहर के इतने करीब होने के बावजूद शहर की हालत खराब नहीं थी। क्या आपको हमारा शहर पसंद आया? ओलिविया ने पूछा। उसे लगा कि आरव जो देख रहा था उससे कुछ हद तक प्रभावित हुआ। यह बुरा नहीं है, आरव ने उत्तर दिया। हाँ, हमें इस शहर में किसी चीज की कमी नहीं है। हम अपनी खेती करते हैं और अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाते हैं। फिर भी दुर्भाग्य से इस शहर को कभी शाही परिवार का समर्थन नहीं मिला। कोई भी इस शहर में नहीं आता क्योंकि हम जानवरों के पहाड़ के बहुत करीब हैं, जहाँ भयंकर जानवर रहते हैं। ये डर ही है जो शहर को बढ़ने से रोकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मुझे लगता है कि हम अब तक एक शहर बन गए होते। क्या जानवर कभी शहर पर हमला करते हैं? आरव ने दूर स्थित ऊंचे पहाड़ की ओर देखा, जो उस जगह से साफ दिखाई दे रहा था जहां वह खड़ा था। सौभाग्य से वे वहां नहीं थे, अन्यथा हमारा शहर बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। छोटी लड़की ने उत्तर दिया। हालांकि निश्चित रूप से ऐसे समय होते हैं जब एक या दो आवारा जानवर शहर की ओर आते हैं, लेकिन उस स्थिति में चर्च उनका ख्याल रखता है। कम से कम उन्होंने अतीत में ऐसा किया। मेरा मानना है कि अब हमें यह खुद करना होगा। सड़कों से गुजरते हुए आरव जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां चर्च ऑफ लाइट की शाखा हुआ करती थी। वह अपने सामने केवल एक जली हुई इमारत देख सकता था जो मुश्किल से खड़ी थी। आरव बिना ज्यादा सोचे उत्सुकता से जली हुई इमारत में प्रवेश कर गया। वहां शवों के अवशेष भी नहीं बचे थे। यह अपने आप में आश्चर्यजनक था कि इमारत अभी भी खड़ी थी। चारों ओर देखने के बाद वह फिर से बाहर आया। वह अभी भी कुछ लोगों की नजरें उस पर देख सकता था। शहर के नागरिक उसे घूर रहे थे। उनमें से ज्यादातर पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। यह स्पष्ट था कि ये लोग डरे हुए थे। यह भी निकास था। सूर्य की दिशा को देखते हुए उसने अनुमान लगाने की कोशिश की। उसे एरेसिया साम्राज्य तक पहुंचने के लिए इस दिशा में जाना होगा। ऐसा ही होना चाहिए। उसके लौटने के बाद मुझे उसे उसके घर वापस भेज देना चाहिए। उसने पहले ही जरूरत से ज्यादा कर लिया है। वह इस दुनिया में लंबे समय से है। वह अब भी यात्रा कर रहा है, इसलिए मुझे उसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। उसने शहर छोड़ने से पहले नर्क के राजा को उसके घर वापस भेजने का फैसला किया। उसने उसके साथ यात्रा करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि इस बिंदु तक इसकी जरूरत नहीं थी। उसे वहां और अधिक होने की आवश्यकता थी। उसकी प्रारंभिक उत्सुकता में एक अस्पष्ट गुर्राहट थी। वह यह भी भूल गया था कि उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट पहले ही गुर्राना शुरू कर चुका था, जिससे उसका ध्यान उसकी भूख पर केंद्रित हो गया था। चलो वापस चलते हैं। ओलिविया ने सुझाव दिया कि अब जब आप जाग गए हैं तो आपको कुछ खाना चाहिए। आपको अभी भी कुछ ताकत हासिल करने की आवश्यकता है। शरीर को अपना काम करने देने से बेहतर कोई इलाज नहीं है। आरव इस पर सहमत हो गया और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा वह वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हुआ। ओलिविया भी पीछे मुड़ी और आश्चर्यचकित हुई कि आरव क्यों रुक गया।
हालांकि जब वो वापस मुड़ी तो उसे दूर से इसका कारण समझ में आया। उसने लोगों के एक समूह को घोड़ों पर शहर की ओर आते देखा। दूरी बहुत अधिक थी, हालांकि वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। यह स्पष्ट था कि वे रॉयल आर्मी या चर्च ऑफ लाइट से नहीं थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह महसूस कर सकता था कि वे तत्वों के एडमी के गगनों की तरह ही मजबूत थे, यदि थोड़े कमजोर नहीं। यदि रॉयल सिटी को उनकी उपस्थिति के बारे में पता चल गया, वे हमारे जैसे लोगों को यहाँ नहीं भेजेंगे। वह इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी। 6 लोगों का एक समूह शहर के करीब आया और देखा कि अरब और ओलिविया प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ मेहमान पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक लाल बालों वाला आदमी जोर से हंसा। यह संभव नहीं होना चाहिए। आगे चल रही नीली बालों वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। उन्हें हमारे आने का कोई अंदाजा नहीं रहा होगा। वे यहाँ हमारा इंतजार कैसे कर सकते हैं? सभी 6 लोगों के बाएं हाथ पर तत्व के निशान थे, जो जादूगर के रूप में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति का संकेत देते थे। हाँ, ये एक संयोग रहा होगा कि वे प्रवेश द्वार पर थे जब उन्होंने हमें देखा भी। हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी महिला ने कहा, राजा सही है। हम असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह हमारे चमकने का मौका होगा। जैसे जैसे लोग करीब आए, ओलिविया अंततः उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गई। एडेन और लुमेन, उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वे लुमेन के नहीं हैं। साम्राज्य, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये लोग यान साम्राज्य से हैं। हमारे पड़ोसी साम्राज्य के अंदर उनकी स्थिति भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। वे यान के कुलीन भी हो सकते हैं। लुमेन साम्राज्य के अंदर कुलीन लोग क्या कर रहे होंगे? आरव ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ कि ये लोग पड़ोसी साम्राज्य से थे। उसने ओलिविया से यान का नाम इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन यान के लोग पहले से ही यहाँ थे। क्या ये महज एक संयोग था? घोड़े शहर के पास पहुंचे और शहर के प्रवेश द्वार से कुछ मीटर की दूरी पर पहुंचकर ही रुक गए। आरव इतना करीब था, वह उनकी ताकत को और भी बेहतर तरीके से महसूस कर सकता था। उसे लगा कि वह अपने आकलन में काफी करीब था। ये लोग सभी जोड़े थे। वे कम से कम अभी के लिए कोई खतरा नहीं थे। सभी 6 युवक घोड़े से उतर गए। हमें हमारे नगर प्रमुख के पास ले चलो। आगे चल रही नीली बालों वाली महिला ने ओलिविया को देखे बिना आरव को आदेश दिया। आरव की पोशाक को देखकर उसे लगा कि वह शायद नगर प्रमुख का बेटा है, अन्यथा वह इतने अच्छे कपड़े कैसे खरीद सकता था। सौभाग्य से आरव ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह शहर में नहीं है, वह पड़ोसी शहर गया है। उसने जवाब दिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम सभी यहाँ क्यों हो? जब वह वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। कोई जरूरत नहीं, जब वह वापस आएगा तो हम खुद उससे बात करेंगे। लाल बालों वाले व्यक्ति ने उपहास किया। हमारे शब्द अनमोल हैं और हम उन्हें आप पर बर्बाद नहीं करना चाहते। उसने अपना एक हाथ आरव के कंधे पर और दूसरा ओलिविया के कंधे पर रखा और फिर उन दोनों को एक तरफ धकेल दिया और अपना रास्ता साफ कर दिया। हमें आपके पास उपलब्ध सबसे अच्छे आवास में ले चलो, क्योंकि हम कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे। उसने आरव की आंखों में देखे बिना घमंड से कहा। धन्यवाद। आरव को स्पेक्टर से जो अंगूठी मिली थी, उसके लिए सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी उसकी आभा को देखने में मुश्किल होती। इन लोगों के लिए आरव और ओलिविया दोनों ही आम लोग थे, जिनमें से किसी के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। दूसरे आदमी ने भी शहर में प्रवेश करते समय टिप्पणी की। एक के बाद एक अन्य युवा भी शहर में प्रवेश कर गए। नीले बालों वाली लड़की अंतिम थी। आश्चर्यजनक रूप से उनके घोड़े भी बिना किसी मार्गदर्शन के उनके पीछे अंदर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ही अपने स्वामी का पालन करने के लिए प्रशिक्षित थे। आरव ने सभी अभिमानी युवाओं को शहर में प्रवेश करते देखा। हालांकि वह पहले ही इजेन के साथ लड़ाई से गुजर चुका था। उसके लिए ये लोग बच्चे थे और अब तक उसका सहनशीलता का स्तर ऊंचा हो गया था। ओलिविया ने आरव को देखा। अब उसके निर्देश क्या थे? शहर अब आरव के नियंत्रण में था। उसे तय करना था कि क्या करना है। तुम वहां मूर्तियों की तरह खड़े क्या कर रहे हो? रोंग के रूप में जाना जाने वाला लाल बालों वाला आदमी अभी भी आरव और ओलिविया को डांटना बंद नहीं कर रहा था। वह समूह में सभी में सबसे अधीर था। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि हमें रहने के लिए सबसे अच्छी जगह पर ले? हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हमारा एक भी पल बर्बाद करने लायक नहीं है, इसलिए आप दोनों अच्छा व्यवहार करें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक उदाहरण स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये बच्चे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। ओलिविया हैरान थी कि ये लोग कितने मूर्ख थे। वह मानती थी कि आरव नर्क के राजा का दोस्त था। इन दोनों ने चर्च ऑफ लाइट से लड़ाई की थी और संभवतः वे डार्क मैजिशियन थे। क्या ये युवा लोग वास्तव में इतने घमंडी हो सकते हैं? वह भविष्य के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि वो आरव को देख रही थी कि क्या वो गुस्सा हो रहा है। आरव भी इस आदमी के अहंकार के स्तर पर थोड़ा हैरान था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा कि वो एक साधारण इंसान है। वे जानते थे कि वो मारने की धमकी दे रहा है। ओलिविया ने आरव का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह थोड़ा गुस्सा होने लगा था। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे देखने से रोक नहीं सका। उसका ध्यान तुरंत युवा अतिथि से विचलित हो गया था। ओलिविया ने पहल की। युद्ध, उनका शहर यान साम्राज्य से बहुत दूर नहीं था। यदि युद्ध छिड़ गया
तो वह मानती थी कि उसके शहर को भी परिणाम भुगतने होंगे, इसलिए उसे उन्हें बचाना था। मुझे कहना होगा कि वह लड़की उस बेवकूफ लड़के से ज्यादा चालाक है। रोंग ने अपनी आंखें घुमाई। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन ले जाता है, बस हमें एक जगह पर ले चलो। हम लंबी यात्रा के बाद पहले से ही थक चुके हैं। ओलिविया ने अभी भी आरव के हाथों को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह उसे अपने साथ ले गई थी। उसे बस उन्हें तब तक जीवित रखना था जब तक आरव शहर नहीं छोड़ देता। ये एक कठिन काम था, पर वह मानती थी कि वह अकेली थी जिसके पास यह अवसर था। उसे इन लोगों को एक सप्ताह तक घर पर रखना था। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आरव आज रात तक चला जाए, क्योंकि वह ठीक हो गया था। इन लोगों की रक्षा करना बिल्कुल संभव था। अन्य युवाओं के विपरीत नीले बालों वाली लड़की का ध्यान भी आरव पर अधिक था, जो ओलिविया के साथ आगे चल रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि उस आदमी में कुछ अजीब था। वह बस ये नहीं समझ पा रही थी कि यह उसका भ्रम था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। क्या आप सभी यान साम्राज्य के कुलीन हैं? ओलिविया ने थोड़ी देर बाद अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए पूछा। यह सही है, रोंग ने गर्व से कहा। मेरे पिता साम्राज्य में एक ड्यूक हैं। खैर, सच्चाई ये है कि हमारे सभी पिता साम्राज्य के ड्यूक हैं। समूह में दूसरे व्यक्ति ने कहा। आदमी शिन को छोड़कर सभी उसने अपने आगे चल रही नीले बालों वाली लड़की को देखा। वह साम्राज्य की दूसरी राजकुमारी है। उसके पिता ड्यूक नहीं बल्कि स्वयं सम्राट है। दूसरी राजकुमारी ओलिविया ने आश्चर्य में कहा, और वह बहुत चिंतित थी। वह यह था कि वे सभी यान के शीर्ष से थे, परिवारों से थे। ये और भी खतरनाक था। वह खुद को राजकुमारी शिन को देखने से रोक नहीं सकती थी। अगर यहाँ एक राजकुमारी को मार दिया गया तो वह आरव को देखने से पहले चीजें और भी खराब होने वाली थी। एक कुलीन की मृत्यु और एक राजकुमारी की हत्या का एक बिल्कुल अलग महत्व था, क्योंकि बाद में यह निश्चित था कि युद्ध होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवित रहें। ओलिविया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। राजकुमारी और ड्यूक का बच्चा आरव भी थोड़ा हैरान था। ड्यूक यान राजा के बाद साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद था। ड्यूक को अपनी निजी सेना रखने की भी अनुमति थी, जो कमजोर नहीं थी। लुमेन साम्राज्य के इस छोटे से शहर में इतने महत्वपूर्ण लोग क्यों थे? वे टाउन हेड से क्यों मिलना चाहते थे? यहाँ कुछ चल रहा होगा। टाउन हेड, जल्दी वापस नहीं आएगा तुम? हमें अपना उद्देश्य क्यों नहीं बताते? हमें तुम्हारी हर संभव मदद करनी चाहिए। आरव ने कुछ जवाब पाने की कोशिश करते हुए कहा। हम यहाँ क्यों हैं? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम बदमाश अपना काम करो, रोंग ने अहंकार से कहा। यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस बात पर गुस्सा था, लेकिन जब भी वह आरव से बात की तो उसका लहजा हमेशा ओलिविया के साथ इस्तेमाल किए गए लहजे से खराब होता था। उसने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टाउन हेड यहाँ है या नहीं। अगर वो यहाँ होता तो बेहतर होता, जब वो नहीं होता तब भी कुछ होता है। कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हम जिस काम के लिए यहाँ हैं उसे पूरा करेंगे। रोंग के दोस्तों को उसके व्यवहार या उसके लहजे में कुछ भी गलत नहीं लगा। ये बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि वो एक कुलीन और महान परिवार से था। रोंग ने एक पल के लिए आरव को देखा। ये बच्चा एक आम आदमी होने के बावजूद मुझसे बेहतर कपड़े पहनता है। वह वास्तव में सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं वह हमारे बराबर है और हमसे सवाल पूछ सकता है। उसे अपनी जगह याद रखनी होगी। हालांकि वे सभी 6 शाही परिवारों से थे। पैट्रिक स्टाफ से आरव को जो पोशाक मिली थी उससे वह यहाँ एक असली राजकुमार जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर शांति और उसके भाव इस बात का प्रमाण थे कि उसने बहुत कुछ सहा है। उसका स्वभाव एक शाही परिवार जैसा था, भले ही उसे इसका एहसास न हो। बस उस छोटी सी बात ने रोंग को यह आभास दिया कि आरव नाटक कर रहा है, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। आरव को फिर से डांटते हुए देखकर ओलिविया ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने ऐसे बेवकूफ कभी नहीं देखे थे। वे मौत के दरवाजे पर खड़े थे और पीछे हटने के बजाय वे आपकी मौत को आमंत्रित करने के लिए दरवाजे के हथौड़े को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने भी महसूस किया कि ओलिविया की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो रही है। वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। कृपया गलत न समझे मेरे स्वामी, मेरे दोस्त का मतलब था कि हम आपकी मदद करने में प्रसन्न होंगे। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया हमें बताएं, हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे, इससे पहले कि चीजें खराब हो जाएं। उसने फिर से बातचीत पर कब्जा कर लिया। मदद हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा युवक समूह में हितेश नाम के एक व्यक्ति ने हाँ में उत्तर दिया। आप हमारी जरूरतों में हमारी मदद नहीं कर सकते। आप दोनों बहुत कमजोर हैं। इसके अलावा अगर हमें और मदद की जरूरत पड़ी तो हम हमारे लिए काम करने वाले जादूगरों को बुला सकते हैं। इसलिए हमारी चिंता मत करो। किसी कारण से किसी भी रईस ने यह नहीं बताया कि वे यहाँ किस लिए हैं और इसे अब तक एक रहस्य रखा गया है। रोंग के विपरीत राजकुमारी शिनार आरव पर गुस्सा नहीं थी, बल्कि वह अधिक जिज्ञासु थी। वह नहीं जानती थी कि उस आदमी में ऐसा क्या खास था, लेकिन किसी कारण से उसे लगा जैसे वह आदमी एक गहरी खाई थी जिसे वह नहीं देख सकती थी। वह एक मध्यम वर्ग की जादूगरनी थी जो इतनी कम उम्र में
एक उन्नत वर्ग की जादूगरनी बनने की कगार पर थी, फिर भी वह युवक को नहीं देख सकती थी। उसे आरव में कोई जादू महसूस नहीं हुआ, जैसे कि युवक एक साधारण आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके पास बस यही नहीं था। कभी कभी वह ये भी सोचती थी कि क्या वह बहुत ज्यादा सोच रही है, क्या आप वास्तव में कुछ और की उम्मीद करते हैं, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वह इतना तो वह पहले ही उसे थप्पड़ मार चुकी होती। वह बेवकूफ, उसे यकीन था कि अगर उस आदमी को पता चल जाता कि आरव एक उच्च रैंकिंग वाला डार्क मैज है, तो वह पहले ही अपना पेट गीला कर लेता। वहां पे एक गेस्ट हाउस है, तनाव कम करने के लिए हमारे पास यही सबसे अच्छा है। ओलिविया ने निकटतम घर की ओर इशारा किया। वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। वह जानबूझकर उन्हें शहर के केंद्र में नहीं ले गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे नष्ट हुए। चर्च ऑफ लाइट को देखें, उन्हें केंद्र से दूर रखना बेहतर था, ताकि वे शहर के केंद्र से गुजरे बिना आसानी से अपने निवास पर आ सकें। आप सभी कृपया बाहर रहें, मैं जाकर मालिक से बात करूंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी। वह घर के अंदर गई और आरव को अपने साथ अंदर ले गई। वह उसे इन रईसों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसे इस गेस्ट हाउस के मालिक को गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार कर रहे नए मेहमानों के बारे में बताना होगा। क्या आप सबने भी इस पर ध्यान दिया? श्रेया नाम की एक काले बालों वाली लड़की ने पूछा। वह पूरे देश में सबसे शांत थी। वह बातचीत करने और अपने आसपास के वातावरण को देखने में अधिक रुचि रखती थी। आपने क्या नोटिस किया? रोंग ने आश्चर्य से पूछा। उसे शहर में कुछ भी अजीब नहीं लगा। शिन श्रेया से सहमत था। उसने भी इस अजीब घटना को नोटिस किया था। इस शहर में बाहर एक भी व्यक्ति नहीं है। ये ऐसा है जैसे ये एक भूतिया शहर है। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मैं भी इसे देख सकता हूँ। एक और लड़की भी सहमत हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इसे पहले नोटिस नहीं किया था। हमारे साथ आए 2 लोगों के अलावा हमने इस शहर में एक भी व्यक्ति को नहीं देखा है। यहाँ ऐसा क्या चल रहा है जो आश्चर्यचकित होना चाहिए? रोंग जोर से हंसा। आप सभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ये एक छोटा सा शहर है, आपने और क्या उम्मीद की थी? ये शहर बीस्ट माउंटेन के पास है। ये स्पष्ट है कि लोग सुरक्षित शहरों में रहना पसंद करेंगे। उनमें से अधिकांश ने पहले ही इस शहर को छोड़ दिया होगा। इस जगह को लगभग खाली बनाना, बस ज्यादा सोचना बंद करो। ये काफी संभव है। हितेश सहमत है। ऐसी तुच्छ बातों के बारे में चिंता करने के बजाय हमें बीस्ट माउंटेन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये मत भूलो कि हम यहाँ किस लिए हैं। हालांकि खाली शहर थोड़ा अजीब था। रोंग का बहाना भी अधिकांश लोगों के लिए सही था। वैसे भी उन्हें इस शहर में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। लगभग 5 मिनट के बाद ओलिविया घर से बाहर आई और 6 लोगों को घर के अंदर ले गई, जहां उन्हें रहने के लिए जगह मुहैया कराई गई। सभी को उनके कमरे दिखाने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करने के बाद आखिरकार ओलिविया आरव के साथ चली गई। वह गेस्ट हाउस के मालिक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहना नहीं भूली कि ये लोग नष्ट हो चुके चर्च को न देखें। शिन अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और सड़कों पर आरव को देख रही थी, जो शहर के केंद्र की ओर जा रहा था। अब भी वह अपना ध्यान उससे हटा नहीं पा रही थी। एक बुद्ध शहर और वह अजीब आदमी। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। क्या हुआ? मैं नहाने जा रही थी। मैं भी एक झपकी लेना चाहती थी। क्या आपके पास बात करने के लिए कुछ है? क्या ये इस बारे में है कि हमें कल क्या करने की आवश्यकता है? क्या योजना में कोई बदलाव है? सभी रईसों ने अनुमान लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि उसने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकता। इस शहर में वास्तव में कुछ गड़बड़ है। मैं इसे जांचना चाहता हूँ। शिन ने जवाब दिया। आप अभी भी इसमें हैं? रोंग ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा। मैंने आपको बताया कि आप बहुत सोच रहे हैं। ये एक छोटा शहर है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। बस आराम करें और इसके बारे में सोचना बंद करें। कल एक बड़ा दिन होने वाला है। हमें आराम करने की जरूरत है। हम बाद में जाएंगे। मैं आराम कर सकता हूँ। हमें इसकी तह तक जाना होगा। पहले उसके सिर के पीछे खुजलाया। तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। ठीक है, मैं ये करता हूँ। चलो कुछ जवाब प्राप्त करते हैं ताकि हम आपके मन को शांत कर सकें। रोंग ने पहल की। वह जल्द से जल्द इससे निपटना चाहता था ताकि वह स्नान कर सके और सो सके। वह नीचे चला गया। जब वह भूतल पर पहुंचा तो अन्य लोग उसके पीछे चले गए। इससे पहले कि अन्य कुछ कह पाते, उसने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया। जगह उसने आदमी को काउंटर के पीछे से बाहर खींच लिया और उसे हवा में पकड़ लिया। हमें सच बताओ, तुम सब क्यों छुप रहे हो? सड़कों पर कोई क्यों नहीं है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। रोंग को कोई महत्वपूर्ण जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि शिन गलत था, लेकिन अगर इस आदमी की पुष्टि से उसका मन शांत हो सकता है, वह उसे थोड़ा डराने को तैयार था। उसका मानना था कि यही वह सोच रहा था और शहर के लोग भाग गए। रोंग सिर्फ झांसा दे रहा था। उसका इरादा अधेड़ व्यक्ति को मारने का नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि शिन गलत है, लेकिन फिर भी उसे दिखावा करना पड़ा। दुर्भाग्य से अधेड़ व्यक्ति को नहीं पता था कि यह एक नाटक था। उसने सोचा कि इन लोगों ने पहले ही सब कुछ देख लिया है और अगर वह साफ नहीं निकला तो उसे मार दिया जाएगा। डार्क मैज, अधेड़ व्यक्ति ने केवल 2 शब्द कहे, लेकिन वे 2 शब्द वहां मौजूद युवाओं की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थे।
तुम्हारा क्या मतलब है रोंग? पहले तो सिर्फ दिखावा कर रहा था, लेकिन उन 2 शब्दों को सुनने के बाद वह भी समझ गया कि शायद शिन सही है, ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। उसकी पकड़ आदमी के गले पर कस गई। हमें सब कुछ बताओ, मुझे सच में लगा था कि तुम उन्हें मार दोगे। घर वापस धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। ओलिविया ने आरव के सामने सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाया। रोंग के उससे इतने रूखे तरीके से बात करने के बावजूद आरव ने फिर भी उसे नहीं मारा। वह जानती थी कि अगर आरव ने उन्हें मार भी दिया होता तो कोई उन्हें नहीं मारता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी जो सभी के खिलाफ था, चर्च क्या करेंगे, किसे परवाह है कि एक छोटा साम्राज्य भी उसके खिलाफ था। इसका मतलब है कि उसने उन्हें नहीं मारा। इसका एकमात्र कारण यह शहर था। मुझे भूख लगी है, आरव ने कहा। उसने अभी भी कुछ नहीं खाया था। उसने उसकी कृतज्ञता का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसने कुछ खास नहीं किया है। उसने जो किया वह सिर्फ ओलिविया को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका था। जब उसे इसकी आवश्यकता थी, उसने उसे जल्दी ठीक होने में मदद की। वह बेवकूफों के एक समूह को मारकर उसे तुरंत परेशानी में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने उस पर हमला किया। ये सिर्फ कुछ शब्द थे। अगर वह चाहता तो वह अभी भी उन्हें मार सकता था और सड़कों से उनका खून साफ कर सकता था। हाँ ठीक है। ओलिविया आरव के लिए कुछ खाना लाने के लिए रसोई के अंदर भाग गई। आरव खाने के आने का इंतजार करते हुए खाने की मेज पर गया। नरक का राजा अभी तक नहीं आया था। दिन बहुत लंबा लग रहा था। 2 अंधेरे जादूगरों ने इस शहर को बंधक बना लिया है। उन्होंने चर्च ऑफ लाइट की शाखा को नष्ट कर दिया है। यतेश ने पूरी कहानी सुनने के बाद आश्चर्य से कहा, अगर वे हमसे डरते हैं तो इसका मतलब है कि वे कमजोर हैं और हम उन्हें मार सकते हैं। भागने के बजाय हमें उन्हें मार देना चाहिए और उनकी लाशों को अपनी उपलब्धि के सबूत के रूप में यान वापस ले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि ली के चर्च को नष्ट करके उन्होंने दुनिया को कितना गौरव दिलाया है। हमें उन्हें मार देना चाहिए और उनकी लाशों को अपनी उपलब्धि के सबूत के रूप में यान वापस ले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि ली के चर्च को नष्ट करके उन्होंने दुनिया को कितना गौरव दिलाया है। हमें उन्हें मार देना चाहिए और उनकी लाशों को अपनी उपलब्धि के सबूत के रूप में यान वापस ले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि ली के चर्च को नष्ट करके उन्होंने दुनिया को कितना गौरव दिलाया है। हमें उन्हें मार देना चाहिए और उनकी लाशों को अपनी उपलब्धि के सबूत के रूप में यान वापस ले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि ली के चर्च को नष्ट करके उन्होंने दुनिया को कितना गौरव दिलाया है। हमें उन्हें मार देना चाहिए और उनकी लाशों को अपनी उपलब्धि के सबूत के रूप में यान वापस ले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि ली के चर्च को नष्ट करके उन्होंने दुनिया को कितना गौरव दिलाया है। घाट शाखा, क्या वे वास्तव में इतने कमजोर हो सकते हैं? नितेश ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। अब तक उसने केवल डार्क मैज और उनकी कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन वह कभी किसी से नहीं मिला था। उनमें से किसी को मारना निश्चित रूप से एक उपलब्धि थी, लेकिन क्या वे वास्तव में सक्षम थे? यही सवाल था। यहाँ नियुक्त लोग निम्न स्तर के जादू कर रहे होंगे। रोंग ने जवाब में अपने सामने की मेज पर अपना हाथ पटक दिया। ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि उन्हें मार दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम उन्हें भी मार सकते थे, अगर वे वास्तव में इतने कमजोर होते। इसके अलावा क्या आपने नहीं सुना? उनके अनुसार वह आदमी वास्तव में युवा दिखता था। मुझे ये मत बताइए कि आप मानते हैं कि कोई इतना छोटा व्यक्ति उन्नत स्तर का जादूगर हो सकता है। ये सच है नहीं, इतना छोटा। अगर वे वास्तव में उन्नत स्तर के जादूगर होते तो उन्हें इलाज के लिए इतने छोटे शहर में आने की जरूरत नहीं होती। लड़कियों में से एक ने सहमति व्यक्त की। अगर उनमें से कोई घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया था तो इसका शायद मतलब है कि उसे बीस्ट माउंटेन में चोट लगी थी। एक अंधेरा जादूगर जो अपने लोगों को छोटे पोटे पहाड़ी जानवरों से भी नहीं बचा सका, वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? रोंग ने जारी रखा। जितना अधिक वह बोलता था उतना ही उसे अपने शब्दों पर विश्वास होता था किसी भी मामले में। क्या होगा अगर वह एक उन्नत जादूगर है? अगर हम सब एक साथ काम करते हैं तो हमारे लिए एक उन्नत जादूगर को मारना मुश्किल नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जिसे हम बर्बाद नहीं कर सकते। न केवल हम एक अंधेरे जादूगर को मार सकते हैं और सभी महिमा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को मारने वाले व्यक्ति को खत्म करके चर्च ऑफ लाइट का पैर का पक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो उस जगह का मालिक था, उनकी बातें सुनकर पहले तो चौंक गया। उसने सोचा कि ये लोग घटना सुनकर भागने वाले हैं, लेकिन भागने के बजाय वे उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। आप रोंग ने अहंकार से अपनी उंगली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा की। आप हमें वहां ले चले जहां वे रह रहे हैं, हम बाकी का ख्याल रखेंगे। शांत हो जाओ, शिन ने आखिरकार रोंग को रोकते हुए कहा, जो उसे लगा कि काफी अधीर हो रहा था। हालांकि ये सच है कि वे कमजोर हैं, लेकिन हम अधीर नहीं हो सकते। हमारे गार्ड भी कुछ घंटों में यहाँ होंगे। हमें कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनका इंतजार करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। इस तरह हम किसी भी दुर्घटना के प्रति सतर्क रहेंगे। श्रेया ने राजकुमारी की बात से सहमति जताई। रोंग के विपरीत वह अधीर नहीं थी। इसके अलावा वह थोड़ी डरी हुई भी थी, हालांकि उसने ये नहीं दिखाया। चलो, रोंग ने अधीरता से कहा,
हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम मदद लेते हैं तो क्या होगा? अगर हम सारा काम भी करते हैं तो भी श्रेय उन्हें बच जाएगा। उनके आने से पहले हमें सब कुछ खुद ही करना होगा। उनके चेहरे पर आश्चर्य की कल्पना करो। शिन, चलो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ बच्चों से डरते हैं। ठीक है। राजकुमारी शिन केवल अपना माथा रगड़ सकती थी। वह जानती थी कि बिना किसी बैकअप के पहले हमला करने में कुछ जोखिम था। क्या होगा अगर वे दूसरे पक्ष की ताकत के बारे में गलत थे? वे किसी अन्य उद्देश्य से यहाँ आए थे। कौन जानता था कि उन्हें इस छोटे से शहर में अंधेरे जादूगरों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सावधान रहना चाहता हूँ। अतीत में चर्च ऑफ डार्कनेस इतना डरावना था, इसका एक कारण है, वह अपने रुख में सख्त थी, क्योंकि वह इस खोज में एक भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहती थी। हर कोई अपने कमरे में चला जाए। हम शाम को इस मामले से निपटेंगे। शिन ने सुनिश्चित किया कि हर कोई अपने कमरे में वापस चला गया। विशेष रूप से रोम, उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भी चेतावनी दी कि वह दूसरों को न बताए कि वे शहर की स्थिति के बारे में जानते हैं। बदले में उसने वादा किया कि वह अपने गार्ड के आने पर शहर को इस बंधक स्थिति से मुक्त कर देगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उससे वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। जब शिन अपने कमरे में लौटी तो वह सो नहीं सकी। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में उनके द्वारा किए गए नरसंहार की कहानियां निश्चित रूप से कुछ हद तक अतिरंजित थीं। मुझे आश्चर्य है कि उनके बारे में और क्या अतिरंजित था। शिन खिड़की के पास खड़ा था और उस शहर को देख रहा था जो इतना शांतिपूर्ण लग रहा था। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस शहर में इतना कुछ हो रहा था। जब हमारे गार्ड यहाँ आ जाएंगे तो हम आखिरकार इसे खत्म कर पाएंगे, उसने खिड़की पर पीटने से पहले कहा। वह वापस नहाने चली गई। रोंग दूसरे कमरे में घूम रहा था। यह उनके लिए अपने माता पिता को यह साबित करने का सही मौका था कि वे कितने सक्षम हैं। अगर उनके उन्नत स्तर के मैच गार्ड यहाँ आ गए तो ये काफी परेशानी होगी। भले ही उन्होंने उस बिंदु के बाद डार्क मैच को मार दिया हो, कोई भी ये विश्वास नहीं करने वाला था कि उन्होंने अपने गार्ड की मदद के बिना ये किया है। इसलिए वह गार्ड के वहां पहुंचने से पहले इसे करना चाहता था। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वे इतने कमजोर डार्क मैच से मिलते थे। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वह नीचे गया और फिर शिन ने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया और रोंग के बारे में भूल गया, जो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ एक खोज पर था जिसका महत्व वह समझ नहीं पा रहा था। तुम कहां जा रहे हो? ओलिविया ने आरव से पूछा, जो रात का खाना खाने के बाद घर से निकल रहा था। मैं बीस्ट माउंटेन जा रहा हूँ। मैं उसके लौटने का इंतजार करते करते ऊब गया हूँ। मैं उससे मिलने के लिए पहाड़ पर जाऊंगा। उसे वैसे भी कोई जड़ी बूटी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आरव ने केवल एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया और फिर ओलिविया को घर पर छोड़ दिया। जितना अधिक वह इस शहर में रहा उतना ही उसे लगा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसे रेसिया साम्राज्य की यात्रा पर जाना था। आरव के जाने के आधे घंटे बाद रोंग एक दूसरे आदमी के साथ ओलिविया के घर पहुंचा। ये वही घर है। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक साधारण घर देखा। मैं आगे नहीं जा सकता। उसने घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। आपने अपना काम कर दिया है, आप वापस जा सकते हैं, मैं बाकी का ख्याल रखूंगा। रोंग ने अधेड़ उम्र के आदमी को परेशान भी नहीं किया। वह आदमी कमजोर था, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह लड़ने में मदद कर सके। उसका एकमात्र काम वह यह जगह को खाना था और अब वह काम हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने वापस भागने से पहले सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। अधेड़ उम्र के आदमी के जाने के बाद केवल रोंग सड़क पर रह गया था। वह अकेला सामने के घर को देख रहा था। मैंने सुना है डार्क मैजेस इमारतों में आग लगाना पसंद करते हैं। उसने अपना बायां हाथ उठाया और कहा, जैसा होता है मुझे भी पसंद है, मुझे भी खेलने दो। जैसे ही रोंग ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसके हाथों के पीछे लौ का निशान लाल हो गया। घर के अंदर ओलिविया ने खाली प्लेटें उठाई और उन्हें साफ करने जा रही थी। यह सोचना कि जब चर्च की मुख्य सेनाएं आएंगी तो क्या होगा। ओलिविया ने खाली प्लेटें उठाई जिनमें उसने और आरव ने खाया था। हालांकि किसी कारण से उसे लगा जैसे उसके आसपास का माहौल बहुत गर्म हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती या घर से बाहर निकल पाती, उसने देखा कि पूरे घर में आग की लहर फैल रही है। किसी आदमी की नहीं, उसकी सभी उम्मीदों के विपरीत ये चीखें एक महिला की थीं। रोंग ने एक व्यक्ति को घर से बाहर भागते देखा। सौभाग्य से जब जादू डाला गया, ओलिविया पहले से ही निकास द्वार के पास थी। आग की लपटों को देखकर वह बाहर भागी। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसने आग के बहुत अधिक फैलने से पहले ही जल्दी से प्रतिक्रिया की। हालांकि उसने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया की, फिर भी वह चोट लगने से नहीं बच सकी। उसकी त्वचा पूरी तरह से जल गई थी और उसके कपड़े भी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसमें खून ही नहीं था। वह औरत जो रो रही थी, जैसे वह कुछ भी नहीं थी। वह बड़ी मछली के पीछे था। अर्थहीन या ठीक की वह चीख रोंग ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, अगर लड़की जिंदा बाहर आ सकती, उन्हें कम से कम कुछ तो करना चाहिए था क्या।
ऐसा हो सकता है कि वे अंदर नहीं थे, ये महसूस करते हुए कि उसने ये सुनिश्चित किए बिना ही हमला कर दिया था कि डार्क मैज अंदर है या नहीं। रो का चेहरा निराशा से लाल हो गया। मैंने बिना एक पल भी सोचे कहा कि उसने कितना समय बर्बाद किया, क्योंकि उसने अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया। वह ओलिविया के करीब गया, जो अभी भी दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश में आंसुओं में थी। उसने पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया था। वह इलाज के लिए किसी और के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका परिवार शहर में एकमात्र डॉक्टर था। रोना बंद करो, तुम मेरे कानों को चोट पहुंचा रहे हो, रोम ने घमंड से कहा और ओलिविया को अपने पैरों को हिलाते हुए लात मारी। यहाँ तक कि जब उसने एक ऐसी लड़की को लात मारी जिसके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, तो उसने खुद को जरा भी नहीं रोका। उसका लात ओलिविया को पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त थी। ओलिविया के माथे से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गई। मुझसे किसी दया की उम्मीद मत करो गद्दार, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए किया था। हमें बचाओ। रोंग जोर से हंसा। वह ओलिविया के सामने खड़ा था। वह आया और उसका कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। तुम एक साधारण इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम काले जादूगरों की मदद करके हमारी मदद कर सकती हो? तुम्हें लगता है कि अपने अपराधों को छिपाने के लिए यह बहाना काफी है? ओलिविया को कॉलर से पकड़े हुए वह जलते हुए घर के करीब चला गया। जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है। वे तथाकथित काले जादूगर कहाँ हैं? ओलिविया पहले से ही बहुत दर्द में थी और उसके ऊपर से जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश की थी, वे इस तरह से उसका एहसान चुका रहे थे। उसने पहले कभी इतना धोखा महसूस नहीं किया था। वह हैरान थी कि उसने आरव को इन लोगों को मारने से क्यों रोका। क्या वे वास्तव में एक पल जीने के लायक थे? उसका मन क्रोध और घृणा से भर गया था, क्योंकि उसने सोचा कि उसे उन्हें बता देना चाहिए कि आरव ने वास्तव में क्या कहा, ताकि वे स्वयं मौत को गले लगा सके। हालांकि उसे यह भी याद था कि उसका परिवार शहर में अकेला नहीं था। क्या वह वास्तव में इतनी स्वार्थी हो सकती है? उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका शरीर दर्द में था। फिर भी वह इस शहर और राज्य के लोगों के बारे में सोच रही थी। आरव अभी अभी बीस्ट माउंटेन की तलहटी में पहुंचा था, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ा पाता, उसने कुछ पदचाप सुनी। थोड़ी देर में उसने यह भी देखा कि वे किसके थे। नर्क का राजा पहले ही लौट आया था। वह एक ऐसे आदमी के साथ चल रहा था जो 50 के दशक में लग रहा था। बूढ़ा आदमी जड़ी बूटियों से भरा एक थैला ले जा रहा था, जबकि नर्क का राजा खाली हाथ था। नर्क का राजा बूढ़े आदमी के साथ चला और उसे वापस ले गया। यह स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी जरूरत की सभी जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थी। नर्क के राजा ने भी आरव की ओर देखा। जब उसने महसूस किया कि युवक पहले ही उठ चुका है, उसे कुछ राहत महसूस हुई। वह आरव के पास गया और पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर, आरव ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। वह पीछे बैठे अधेड़ व्यक्ति की ओर मुड़ा। आप ओलिविया के पिता होंगे? हाँ। अधेड़ व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक अपना सिर झुकाया। हालांकि आरव वास्तव में युवा दिखता था, लेकिन उसने युवक को कमा आंकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि वह इतना कमजोर है कि वह अपने सामने खड़े दो लोगों का सामना भी नहीं कर सकता। आखिरकार वह और उसका परिवार बहुत कमजोर था। आपने और आपके परिवार ने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको इनाम के तौर पर कुछ स्पिरिट स्टोन देना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो इससे आपको और परेशानी होगी, आरव ने अधेड़ व्यक्ति से कहा। उसके पास स्पिरिट स्टोन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स का खजाना लूट चुका था। इस समय उसके पास राजा से कम संपत्ति नहीं थी। फिर भी वह अधेड़ व्यक्ति को स्पिरिट स्टोन नहीं दे सका। चर्च ऑफ लाइट अपने गार्ड को यह जांचने के लिए भेज सकता है कि यहाँ क्या हुआ, और अगर उन्हें ये आत्मा पत्थर अधेड़ उम्र के आदमी के घर में मिले तो उसके पूरे परिवार को वित्तीय सहायता के बदले दुश्मनों की मदद करने के लिए साम्राज्य के गद्दार माना जा सकता है। मैं किसी का कोई उपकार नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें किसी और चीज में मदद की जरूरत है तो मेरे जाने से पहले मुझे बता देना। अधेड़ उम्र का आदमी आरव की बातें सुनकर काफी हैरान हुआ। ऐसा हुआ कि आरव इतना शक्तिशाली था कि उसे बदले में किसी की मदद की भी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वे उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद वह यह प्रस्ताव दे रहा था। किसी कारण से बूढ़ा आदमी खुद को यह महसूस करने से नहीं रोक पाया कि वह इन लोगों के बारे में गलत था। वे पूरी तरह से बुरे नहीं थे, भले ही उनके कुछ कार्य थोड़े बुरे थे। अधेड़ उम्र का आदमी आरव से कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि उसे वैसे भी किसी चीज की जरूरत थी। वह एक साधारण आदमी था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसे आरव की मदद की क्या जरूरत थी? मैं समझ गया। अधेड़ उम्र के आदमी का हैरान चेहरा देखकर आरव समझ गया कि वह कुछ नहीं मांगने वाला, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा। उसने एक छोटा सा थैला निकाला और उसमें करीब 100 स्पिरिट स्टोन डाल दिए। ये 100 सिक्के उसके लिए अपनी सारी अपार दौलत के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन यह संख्या अधेड़ उम्र के आदमी को डराने के लिए काफी थी। 500 स्पिरिट स्टोन। शहर में किसी को भी मदद पाने के लिए यह जरूरी था।
लोगों के मामले में किसी को भगवान के स्तर पर लाने के लिए यह पर्याप्त है। वह आरव को बताना चाहता था कि वह इस तरह का उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन आरव ने उसे पहले उपहार नहीं दिया। आरव ने अपनी तलवार से जमीन में एक छेद किया। उसने बैग को उस छेद में डाल दिया और उसे ठीक से दफना दिया। इसे घर पर न रखना ही बेहतर है। जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी या आपको शहर छोड़ने की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ वापस आ सकते हैं और उन्हें वापस ले जा सकते हैं। उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा। एक बार उसने अपने पैरों को जमीन पर टैप किया जहां उसने हाल ही में भरा था, और इसके साथ ही हमारा काम पूरा हो गया है। आप शहर वापस जा सकते हैं और हम अपने रास्ते पर जारी रखेंगे। चूंकि आरव पहले से ही रेसिया पहुंचने की जल्दी में था, उसने शहर वापस जाए बिना ही यहाँ से निकल जाने का निर्णय कर लिया। इससे कुछ समय बच गया। अधेड़ व्यक्ति ने आरव की गर्वित पीठ की ओर देखा और वह चला गया। नर्क का राजा भी आरव के पीछे गया और अधेड़ व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। वह व्यक्ति खुश था कि डार्क मैज उसके जाने से पहले कुछ खाने या कुछ और करने जा रहा था। उसने उस स्थान पर एक आखिरी बार नजर डाली जहां आत्मा के पत्थरों से भरा बैग दफनाया गया था। उसने इस स्थान को याद रखना सुनिश्चित किया ताकि भविष्य में वह इसे न भूले। इतनी बड़ी मात्रा में धन कोई छोटी बात नहीं थी। आरव नर्क के राजा के साथ शहर के विपरीत दिशा में चला गया जहां उन्होंने शरण ली थी। शुरू में आरव ने ज्यादा बात नहीं की, दोनों चुपचाप चलते रहे। धन्यवाद, कहा आरव थोड़ी देर के लिए रुक गया। नर्क के राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि कृतज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने बस वही किया जो वह करना चाहता था। आरव ने आगे कहा, मुस्कुराया, जब तुम मेरे साथ हो तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? जिस आदमी ने तुम्हें सिखाया, हाँ, उसके घर में कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो मुझे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए चाहिए, ताकि पहले जैसा कुछ फिर ना हो। आरव ने सब कुछ समझाया, जिसमें अजीब दर्पण ने उसे उसकी आत्मा के बारे में बताया था। एक आत्मा जो शरीर पर बोझ बन जाती है। नरक का राजा काफी हैरान था। उसने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। आरव की आत्मा कितनी शक्तिशाली थी कि उसकी शारीरिक शक्ति के बावजूद आत्मा इतनी दबंग थी। क्या इस दुनिया में यह सामान्य है? उसने पूछा। आरव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैं अकेला बदकिस्मत हूँ जो इस समस्या का सामना कर रहा है। इन गोलियों की बदौलत मैं इस समस्या को अभी नियंत्रण में रख सकता हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां रखी आत्मा उपचार की गोली निकाली, लेकिन वह वहां नहीं थी। वह अपनी जेब खाली देखकर हैरान था। हालांकि उसके स्थानिक भंडारण में उपचार की गोलियां थीं, लेकिन वह अपनी जेब से गायब गोलियों को देखकर थोड़ा हैरान था। क्या मैंने उन्हें ओलिविया के घर में छोड़ दिया? वह रुक गया और शहर की ओर देखने लगा। अगर चर्च उन्हें ढूंढ लेता है तो ये उसका होगा। ये परिवार के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। वे सोचेंगे कि उन्होंने इसे रिश्वत के रूप में लिया। मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए। आखिरकार आरव ने एक निर्णय लिया। उसने आत्मा उपचार की गोलियां लेने के लिए शहर वापस जाने का फैसला किया। क्योंकि परिवार ने उसकी बहुत मदद की थी, वह कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उन्हें साम्राज्य के गद्दार नहीं माना जाता है। इसके अलावा अगर उन्हें गद्दार माना जाता है तो उनके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और ध्यान हटाने का उनका प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि चर्च उन पर कभी विश्वास नहीं करेगा। जब उन्होंने कहा कि वे यान गए थे, हमें वापस जाना है, यह समय की बर्बादी है, आरव बस वापस लौट सकता था। सौभाग्य से वह बहुत दूर नहीं गया था और शहर अभी भी उसकी दृष्टि में था। अगली बार फिर मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। वे 1 घंटे पहले शहर छोड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अब ओलिविया ने आश्चर्य से कहा। इतना सब होने के बाद भी उसके पास कोई कारण नहीं था। उसने उन्हें जानवर के पहाड़ पर नहीं भेजा। वह युद्ध रोकने के लिए खुद मरने को तैयार थी। ऐसा लगता है कि आप मेरी दयालुता का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी क्रूरता दिखाऊंगा। रोंग ने अपना दाहिना पैर उठाया और पूरी ताकत से ओलिविया के घुटने पर पटक दिया। रोंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो ओलिविया के घुटने को कुचलने के लिए काफी थी, जिससे वह दर्द से चीखने लगी। यहाँ तक कि जो लोग अपने घर की खिड़कियों से सब कुछ देख रहे थे, वे भी घबरा गए। वे आश्चर्यचकित थे कि क्या ये लोग वास्तव में यान साम्राज्य के कुलीन थे। ऐसा क्यों था कि वे डार्क कल्टिस्ट से भी बदतर दिखते थे? मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। यदि आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आपका दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। 10 ना। रोंग ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, जबकि ओलिविया अपने टूटे हुए घुटने को पकड़कर जमीन पर रो रही थी। दर्द मौत से भी बदतर लग रहा था। उसने पाया कि उसका दिल इन लोगों के लिए नफरत से भर गया। तो वास्तव में ये सही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लोग असली राक्षस थे। यहाँ तक कि जब वह दर्द में तड़पती हुई जमीन पर लेटी थी, तब भी वह खुद को आरव के चेहरे को याद करने से नहीं रोक सकी। उसकी दयालु आंखें जो दर्द को प्रतिबिंबित करती थी, फिर भी वे दृढ़ संकल्प से भरी थी। एक ऐसे आदमी की आंखें जिसके पास इन सभी लोगों को नष्ट करने की शक्ति थी। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई परेशानी उसके पास आए। एक आदमी जिसे उनकी मदद करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने खुद ही ऐसा किया, भले ही वह बहुत अपमानित था।
उसके गालों पर आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि क्या वह सचमुच यहाँ मरने वाली है, क्या उसकी मृत्यु से कुछ हल होने वाला है। उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा, जब तक कि इससे जान बच सकती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम क्या कर रहे हो? पीछे से एक आवाज आई। लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो पिताजी? आप क्या कर रहे हैं? भाग जाओ, ओलिविया पूरी ताकत से चिल्लाई। उसके पिता यहाँ क्यों थे? और अगर वह अकेले थे तो क्या इसका मतलब ये था कि डार्क मैज पहले ही जा चुका था? उस स्थिति में उसे एहसास हुआ कि अगर उसके पिता वहां रहे तो उनकी जान भी खतरे में थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी बेटी की बात नहीं सुनी। जब वह अपनी बेटी की मदद करने के लिए दौड़ा तो उसके द्वारा इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों से भरा थैला जमीन पर गिर गया। अच्छा, तो तुम उसके पिता हो, ये और भी अच्छा है। रोंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह पहले ओलिविया को न मारने के लिए काफी सावधान था, क्योंकि उसका मानना था कि वह अकेली थी जो जवाब दे सकती थी। लेकिन अब वह पूरी ताकत से जवाब दे सकता था, भले ही ओलिविया को मार दिया गया हो। बूढ़ा आदमी, वह आदमी अभी भी जवाब दे सकता था। इसके अलावा यह भी संभव था कि उसकी बेटी की मृत्यु ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इतना डर से भर दिया होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना समय समाप्त हो गया। रुको, ओलिविया दर्द से दहाड़ उठी, क्योंकि आदमी ने उसके दूसरे लिंग को भी कुचल दिया। बूढ़ा आदमी यह सब नहीं देख सका। वह लगभग अपनी बेटी के पास पहुंच गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों पैर कुचल दिए गए थे। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को छू सके, एक पैर उसकी छाती पर पड़ा, जिससे वह पीछे कूद गया। अधेड़ आदमी दूर गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम लुमेन साम्राज्य के लोगों को मारना चाहते हो? तुम लुमेन साम्राज्य से लड़ना चाहते हो? अधेड़ आदमी अपनी दुखती छाती को पकड़कर खड़ा हो गया और पूछा। हाँ, रोंग जोर से हंसा। लुमेन साम्राज्य के साथ युद्ध लुमेन साम्राज्य कुछ हद तक मजबूत हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वे एक अनजान शहर से दो यादृच्छिक लोगों की मौत पर यान से लड़ेंगे? आज यहाँ तक कि देवता और राक्षस भी आपको नहीं बचा सकते। मैं ही एकमात्र हूँ जो आपको मुझसे बचा सकता हूँ। उसने गर्व से कहा। मुझे बताओ कि आज वे काले जादूगर कमीने कहाँ छिपे हैं? मैं दो लोगों को मारे बिना वापस नहीं जाऊंगा। या तो वे दोनों मर जाएंगे या आप और आपकी बेटी मर जाएंगे। इसलिए ध्यान से सोचें, यान के लोग वास्तव में अभिमानी थे, लेकिन वे उन्हें क्यों मारना चाहते थे शहर? लेकिन अगर आप जवाब देते हैं, यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तब तक खेलता रहूंगा जब तक आप जवाब देने का फैसला नहीं करते हैं। रोंग ओलिविया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से उसके आंसू से सने चेहरे को छुआ। मुझे नहीं पता कि आप अपने जीवन के साथ उन लोगों की रक्षा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका पछतावा कराऊंगा। आइए अपना खेल जारी रखें। आपके पास 10 सेकंड है। यदि आप मुझे उनके ठिकाने नहीं बताते हैं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ तोड़ दूंगा। 20 सेकंड के बाद मैं तुम्हारा बायां हाथ तोड़ दूंगा। मुझे तुम्हें अपंग मत बनाओ। युवती ओलिविया पहले से ही बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसे ऐसा भी नहीं लगा कि उसमें बोलने की ताकत है। वह क्या कह सकती थी? उसके पिता ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि वे पहले ही जा चुके हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास नहीं करता था। चाहे वह जितनी भी बार जवाब दे, वह विश्वास नहीं करने वाला था। इस आदमी के पास उसकी आंखों के सामने जवाब था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह पहले ही डार्क मैज को खो चुका है। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वे चले गए हैं। तो क्या आप उसे सच बताने जा रहे हैं या नहीं? रोंग ने एक बार फिर पूछा। ओलिविया पहले से ही खोया हुआ महसूस कर रही थी। इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि वह उसका जवाब कम चाहता था, और अधिक ऐसा लगता था कि वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था, क्योंकि उसने गौरव हासिल करने का मौका खो दिया था। वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें मारना चाहता था। ऐसा ही हो। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मुझे अपने एहसान का बदला चुकाने दो। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। रोंग ने ओलिविया का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। दूसरे हाथ से उसने उसके कपड़े पकड़ लिए। चूंकि हमारे पास पहले से दर्शक है, तो आइए उन्हें देखने लायक कुछ दें। आइए उन्हें आपके शरीर की सराहना करने दें, क्योंकि उसे लगा कि ओलिविया ने सबके सामने उसका अपमान किया है। इसलिए उसने बदला लेने के लिए उसे कुछ और बुरा देने का फैसला किया। इस पल उसे लगा कि मृत्यु उसके लिए दया है। वह उसे जीते जी नरक का अनुभव कराना चाहता था। देखते हैं तुम हजारों लोगों के सामने बिना कपड़ों के भी कैसे वही बहादुरी बरकरार रखती हो। तब हम तुम्हारी हिम्मत देखेंगे। जब ओलिविया इन सभी लोगों के बीच से रोंग को अपने पीछे खींचने वाली थी, लेकिन उसी समय दंग रह गई। उसने ऐसा आभास महसूस किया जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक राजा की आभा की तरह था, और वह आभा अत्यधिक रक्तपात से भरी थी। गेस्ट हाउस में मृत्यु स्वयं इस शहर में आ गई थी। वह दूर जाने वाला था, लेकिन उसी समय स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी आभा महसूस की जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक राजा की आभा की तरह था, और वह आभा अत्यधिक रक्त पिपासा से भरी थी। गेस्ट हाउस में वापस शिन और अन्य लोगों ने भी वही आभा महसूस की। ये पूरे शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। शक्तिशाली आभा ने उन सभी को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कराई। ऐसा लगा जैसे मृत्यु स्वयं इस शहर में आ गई हो।
वह दूर जाने वाला था, लेकिन उसी समय स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी आभा महसूस की जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये एक राजा की आभा की तरह थी, और वह आभा अत्यधिक रक्त पिपासा से भरी थी। गेस्ट हाउस में वापस शिन और अन्य लोगों ने भी वही आभा महसूस की। यह पूरे शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। शक्तिशाली आभा ने उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस कराई। ऐसा लगा जैसे मौत खुद इस शहर में आ गई हो। कई श्रोता हैं जो कहानी सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि मेरे TJRA चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने अधिक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे भी कहानियां पोस्ट करने की प्रेरणा मिलेगी। आरव को देवांश से बहुत सारी आत्मा उपचार गोलियां मिली थी, इसलिए उनमें से 1 या 2 को खोना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बावजूद उसने गोली वापस लेने के लिए शहर लौटने का फैसला किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि भविष्य में कई लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए गोली वहां गिरी थी। फिलहाल उसने नरक के राजा को मृतकों के राज्य में वापस नहीं भेजा था। वहां आग लगी हुई है। जैसे ही आरव शहर के पास पहुंचा, उसने दूर से धुआं उठते देखा, जैसे कि कुछ जल रहा हो। वह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसे जो मिला है वह उसे मिलेगा। जैसे ही वह ओलिविया के घर पहुंचा, उसने महसूस किया कि केवल उसका घर जल रहा था और कुछ नहीं। न सिर्फ उसका घर जल रहा था, बल्कि उसके पिता भी घायल थे। ओलिविया की गर्दन रोंग के हाथों में थी। इस दृश्य ने ही आरव का खून खौला दिया। धमकियों को भूल जाओ। उसे इतना गुस्सा हुए काफी समय हो गया है। ओलिविया और उसके परिवार ने उसे जल्दी से ठीक होने में मदद की थी, और उनके साथ ऐसा कुछ किया जा रहा था। वह अपनी रक्त पिपासा को नियंत्रित नहीं कर सका, जो दूर दूर तक फैल गई। जब वह शांत और संयमित था, तो उसकी अंगूठी उसकी आभा को ऐसे छिपा सकती थी जैसे वहां कुछ भी नहीं था। हालांकि जब वह क्रोधित होता था, तो अंगूठी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उस शक्तिशाली आभा ने पूरे शहर को ढक लिया था। इस शहर में एक भी व्यक्ति नहीं था जो उस आभा से दबा हुआ महसूस नहीं करता था। शिन और उसके दोस्त ऐसी आभा महसूस करने से चौंक गए। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत डरावना था। वे सभी अपने कमरों से बाहर आए और एक दूसरे को देखने लगे। रोंग कहाँ है? शिन ने दूसरों से पूछा। केवल रोंग गायब था। इससे दुखी होकर उसने रोंग का दरवाजा खटखटाया। उसने बार बार खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंत में उसने दरवाजे को लात मारी और अंदर प्रवेश किया। वह यहाँ नहीं है। शहर घुटनों के बल गिरकर रोंग ओलिविया के कपड़े फाड़ने ही वाला था कि उसे भी हत्या की मंशा का आभास हो गया। उसका हाथ वहीं रुक गया जहां था। हालांकि इससे पहले कि वह पलट पाता, उसने देखा कि आरव खून से सनी लाल तलवार लेकर उसके ठीक बगल में खड़ा था। वह खून कोई और नहीं बल्कि उसका था। आरव ने तलवार से ओलिविया के कपड़े पकड़े हुए हाथ को काट दिया था। जब उसका दाहिना हाथ कंधों से काटा गया तो उसके होठों से तीखी चीख निकली। तलवार इतनी तेज थी कि हाथ कटने पर हल्का सा भी प्रतिरोध नहीं हुआ। जब रोंग ने पहली बार आरव को देखा, तो उसे उस युवक से कोई आभास नहीं हुआ। इसके अलावा युवक उसे एक कायर लग रहा था, जो प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता था। उसे उस बच्चे से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। आरव की कमजोरी देखकर वह आरव के साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी कमजोर। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। समझ रहा था। दुर्भाग्य से केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। अब जब आरव ने अपनी आभा को छिपाना बंद कर दिया था, तो यह स्पष्ट था कि वह किस तरह का व्यक्ति था। इतने कम उम्र के व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ये कैसा आदमी था? क्या वह भी एक इंसान था? नहीं, वह एक राक्षस था। अपने जीवन में पहली बार रोंग को मौत का डर महसूस हुआ। वह यान साम्राज्य के ड्यूक का बेटा था। वह हमेशा सुरक्षित रहा था और उसे कभी अपने जीवन की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। केवल एक मूर्ख ही उसके जैसे किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। लेकिन पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत की आंखों में देख रहा है। उसने अपना बायां हाथ उठाया और जादू करना शुरू कर दिया। न केवल उसे बचाने के लिए, बल्कि उसी समय आरव को चोट पहुंचाने के लिए वह वापस कूद गया। इसके बजाय वह रोंग के पीछे भागा। उसने युवक को जीवित रहने दिया। भले ही उसने पहले भी इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था, इन सब के बावजूद युवक संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था और उसने भागने की कोशिश की। बेशर्म भी बनना चाहता था। रोंग ने अपना मंत्र पूरा किया, जिससे जमीन से आग की एक दीवार बन गई, जिसने आरव को घेर लिया। जैसी कि उम्मीद थी, तुम्हारे पास बस एक मजबूत आभा है और इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। तुमने मुझे एक पल के लिए डरा दिया, रोंग ने कहा। शुरू में वह डर गया था, लेकिन आरव को अपने मंत्र में फंसा हुआ देखकर वह राहत की सांस ले सका। तुम एक अंधेरा जादूगर हो सकते हो, लेकिन तुम भी मुझे नहीं मार सकते। अब समय आ गया है कि तुम मुझसे मेरा हाथ छीनने का बदला लो। मैं तुम्हें पूरा भुगतान करूंगा।
उसके पीछे से आती एक गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी। रोंग आश्चर्य से मुड़ा और उसने देखा कि आरव उसके पीछे था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका बायां हाथ भी काट दिया गया, जिससे वह और भी जोर से चिल्ला। बाद में जीवन के मुख्य पुजारी से अपने हाथों को ठीक करवाना मुश्किल नहीं था। मेरे पिता यान के ड्यूक हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे, भले ही तुम नरक की गहराइयों में छिप जाओ, वह तुम्हें जीने नहीं देगा। मेरी सलाह मानो और जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो उसे बंद करो। माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, रोंग ने घोषणा की। यह शब्द सुनकर आरव के होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान फैल गई। यान ड्यूक के बारे में भूल जाओ। अगर यान का राजा आज यहाँ होता, अभी वह आपके किए की वजह से मर जाता। आरव ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। वह पहले से ही चर्च ऑफ लाइट के खिलाफ था। यह कितना तुच्छ साम्राज्य था। उसने कुछ नहीं किया। केवल कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि वे ओलिविया और इस शहर के अन्य लोगों को परेशान करें। लेकिन उसकी दया के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। अब कोई दया नहीं थी। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वह रोंग के करीब गया, जो पीछे हटता रहा। वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। जैसे ही आरव रोंग के करीब जाने लगा, पीछे से एक आवाज आई। आरव को यह जानने के लिए मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी कि यह कौन था। रोंग के दोस्त यहाँ थे। मैं यान की राजकुमारी हूँ, वहीं रुको। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? शिन ने बोलना भी समाप्त नहीं किया था जब उसने कुछ शब्द सुने। आरव जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया था और अब उसके ठीक पीछे था। वह अपनी गर्दन के चारों ओर उसके ठंडे हाथ को महसूस कर सकती थी। उसे बस थोड़ा दबाव डालने की जरूरत थी और वह उसे मार सकता था। ऐसा मत करो, आरव ने फिर से पूछा, क्योंकि उसकी राक्षसी आवाज ने शिन की रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी। तुम लोग यहाँ आए, तुमने उनके घरों को नष्ट कर दिया और तुमने इस शहर में निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नैतिक रूप से ऊंचे हो? तुम मुझे डराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहते हो? आरव ने राफेल से पूछा। आरव ने नर्क के राजा को पुकारा। नर्क का राजा आगे बढ़ा। उस आदमी ने ओलिविया के घर को नष्ट करने के लिए आग की लपटों का इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं कि तुम उसे दिखाओ कि असली लपटें कैसी दिखती हैं, लेकिन उसे इतनी आसानी से मत मारो। आरव ने नर्क के राजा को निर्देश दिया। वह बहुत गुस्से में था और कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जीवित रहने दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यान था या लुमेन साम्राज्य। जिसने भी उसे गुस्सा दिलाया वह गुस्से में है। तुम दूर रहो। रोंग को नहीं पता था कि अब क्या करना है। जब शिन आया तो उसने सोचा कि वह भाग जाएगा। उसे विश्वास था कि सुनो, मेरा यह मतलब नहीं था। रोम ने बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही वह रेखा पार कर चुका था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। नारकी राजा रोम के सामने प्रकट हुआ, जो अभी भी बोल रहा था। उसने रोम की जीभ को अपनी उंगलियों के बीच रखा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, उसने कहा, और उसकी उंगलियों के बीच एक छोटी सी काली आग जल उठी। रोंग दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी जीभ अब जल रही थी। यह कोई साधारण आग नहीं थी। वह उस दर्द को अपनी आत्मा की गहराई में भी महसूस कर सकता था। वह अपने आंसुओं को रोक भी नहीं पा रहा था, जो उसकी रक्तिम आंखों से लगातार बह रहे थे। अब तक लोगों ने केवल डार्क मैज की क्रूरता के बारे में सुना था, जिसने उन्हें अपमानित किया था, लेकिन यहाँ मौजूद सभी के लिए यह सब कुछ देखने का पहला अवसर था। अधिकतर लोगों को एहसास हो गया था कि अफवाह बिल्कुल भी झूठी नहीं थी। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हमारे यान साम्राज्य की ताकत को नहीं जानते हैं। आपके पास एक मौका होगा। हम सब चले जाएंगे और मैं आपसे यान की दूसरी राजकुमारी के रूप में वादा करती हूँ कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस बिंदु पर रोंग का बचना असंभव लग रहा था, लेकिन शिन ने हार नहीं मानी। उसके अनुसार उसकी मृत्यु के बाद बदला लेना बेकार था। यदि वह बदले में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती थी, इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना ये बहुत बेहतर था। हालांकि रोंग घायल था, फिर भी उसका इलाज लाइट यान की शक्ति के मुख्य पुजारियों द्वारा किया जा सकता गया था। आरव ने बार बार पूछा, यान की शक्ति सभी चर्चों की संयुक्त शक्ति से अधिक है। मेरे पास पहले से ही मेरी पहचान के साथ बहुत सारे दुश्मन हैं। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि मेरे कोई और दुश्मन नहीं हो सकते? ओलिविया के पिता ओलिविया के पास बैठे थे। वह उसे सारी लड़ाई से दूर ले गया था, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसकी सांस कमजोर हो गई थी। इस हालत में वो ज्यादा दिन जीने वाली नहीं थी। ओलिविया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, पर फिर भी खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी कारण से आरव उसकी रक्षा करने के लिए वहां था। वो एक साथ काफी खुश और दुखी थी। उसके अनुसार जिन्हें भावनाहीन राक्षस कहा जाता था, असल में वो इंसान थे। कैसी विडंबना है, उसने सोचा, और उसकी आंखें बंद होने लगी। आरव ने भी ओलिविया की हालत देखी। वो अब और देर नहीं कर सकता था, वरना वो मरने वाली थी। उस लड़की ने उसकी मदद की क्या? वो सच में उसे मरने दे सकता था? उसके लिए जवाब था, नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ राजकुमारी, जब तक मौका है तुम्हें चले जाना चाहिए और भविष्य में इस शहर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर इस शहर को कुछ हुआ तो अपने बारे में भूल जाओ। तुम्हारा पूरा राज्य मेरे कौमों से सुरक्षित नहीं रहेगा।
चेतावनी देने के बाद आरव ने शिन को आजाद किया और ओलिविया के पास गया, जो एक धागे से लटकी हुई थी। रोंग को क्या हुआ? शिन ने पूछा। वो यहीं रहेगा और अपने कर्मों की कीमत चुकाएगा। मेरी चेतावनी पर ध्यान दो और समझदार बनो। वही गलती मत दोहराओ जो उसने की। ये तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के हित में है। आरव ने ओलिविया के सामने बैठते हुए जवाब दिया। ओलिविया की हालत, उसने कहा, हालत वास्तव में बहुत खराब है। अब कोई दवा उसकी मदद नहीं कर सकती। तो उसने अपना हाथ काट लिया। उसने उसे लड़की की छाती पर रख दिया। उसे पहले मंत्र का उपयोग करना पसंद नहीं था। उसने अपने शरीर को मजबूत किया, लेकिन छोटे मंत्रों के लिए वह अभी भी बिना किसी चिंता के उनका उपयोग कर सकता था। एक शब्द कहने के बाद यह ठीक हो गया। ओलिविया का शरीर एक सुंदर सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। पौष्टिक प्राकृतिक ऊर्जा ओलिविया के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिसने उसके सभी घाव ठीक कर दिए। उसके टूटे पैर ठीक हो गए और उसका खून बह रहा। सिर भी कुछ सेकंड के भीतर ठीक हो गया। उसकी दिल की धड़कन भी स्थिर हो गई। ओलिविया इतनी पीड़ा में थी कि उसे विश्वास नहीं था कि वह जी पाएगी। उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था। उसने पहले ही अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि यह उसका आखिरी क्षण है। उसके शरीर का सारा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। एक अजीब ऊर्जा ने उसके शरीर को भर दिया। यह एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। प्रकाश का जादू, प्रकाश का जादू। एक अंधेरा जादूगर प्रकाश के तत्व का उपयोग कैसे कर सकता है? आखिरकार हम यहाँ आ गए। बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है। वे पहले से ही खुद की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हैं। एक और आदमी ने हंसते हुए कहा, बच्चे बड़े हो गए हैं। वह अकेला नहीं था। उसके साथ सैकड़ों जादूगर थे, जिन्होंने यान साम्राज्य के लबादे पहने हुए थे। ओलिविया के पैर ठीक हो गए थे। उसका शरीर सुखद ऊर्जा से भर गया था, जिसने उसे वह ताकत दी जो उसने खो दी थी। ओलिविया की दृष्टि अभी भी थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वह अभी भी अपने सामने खड़े व्यक्ति को पहचान सकती थी। तुम ठीक हो जाओगी, बस आराम करो। आरव ने ओलिविया के गालों को हल्के से थपथपाया और फिर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। उसने शिन को देखा। आरव ने उसकी ओर देखा। शिन कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गई, जैसा कि वह देख रही थी। उत्पीड़न की भावना बहुत अधिक थी। वह महसूस कर सकती थी कि वह उसका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। भले ही उसने दूसरों के साथ उससे लड़ने की कोशिश की, जीतने का कोई मौका नहीं था। रोंग अभी भी राफेल की पकड़ में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। यह स्पष्ट था कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वह भी मर जाएगी। उसने आरव के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। यहाँ मर रहा एक व्यक्ति सभी के मरने से बेहतर है। हम जा रहे हैं। वह मुड़ा। अन्य युवक कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन आरव द्वारा दिखाए गए कौशल को देखने के बाद वे लड़ने के लिए उतने जिद्दी नहीं थे। वह आदमी बहुत अजीब था। रोंग बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी जीवन भी जल गई थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में रो रहा था, जैसे कि वह उनसे रुकने और उसकी मदद करने के लिए कह रहा हो। वह और रोंग दोस्त थे। वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। यह उसके लिए यातना थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। बिना पर्याप्त शक्ति के वह अपने अन्य दोस्तों को भी मौत के जाल में ले जा सकती थी। वह केवल यह आशा कर सकती थी कि ये लोग रोम को तब तक जीवित रहने देंगे जब तक उनकी सेना नहीं आ जाती। आरव ने युवकों को जाते हुए देखा, लेकिन उन्हें नहीं रोका। क्या आप वाकई उन्हें जाने देना चाहते हैं? राफ ने आरव से पूछा। जब युवक उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, उसने रोंग को आरव की ओर फेंक दिया, जैसे वह कोई खिलौना हो। चिंता न करें, वे कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएंगे। आरव ने शांति से उत्तर दिया और रोंग को पकड़ लिया। वह रोंग को वापस ओलिविया ले गया। आपका क्या मतलब है कि वे वापस आ जाएंगे? आप इतना निश्चित कैसे हो सकते हैं? राक्षसी राजा राफेल ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या था जो आरव जानता था और वह नहीं। शहर के बाहर एक छोटी सेना है, जिसमें कुछ उन्नत श्रेणी के जादूगर हैं। आरव ने ज्यादा चिंता दिखाए बिना समझाया, क्या यह चर्च है? राफेल थोड़ा हैरान हुआ कि आरव ने दुश्मनों को भांप लिया। यह पहले की बात है, यह पहले ही हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि वे चर्च से हैं। सेना इतनी कमजोर है कि वे उन्हें हमें पकड़ने के लिए नहीं भेज सकते। चर्च का काम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है। मैं जाकर उनसे निपट लूंगा। नरक के राजा ने कहा। उसके लिए चर्च की सेना और अन्य सेनाओं में कोई अंतर नहीं था। वह पहले से ही काफी थका हुआ था, क्योंकि पिछली बार उसे एक लड़ाई से भागना पड़ा था। यह उसके लिए अतीत में सब कुछ छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का एक सही मौका था। आश्चर्यजनक रूप से आदि आरव ने नरक के राजा को भी नहीं रोका। आरव को यकीन था कि आरव के मानक के अनुसार ये सेनाएं कमजोर थीं। हालांकि उनके पास कुछ उन्नत स्तर के जादूगर थे। ज्यादा समय बर्बाद मत करो, हमें भी जाना है। आरव ने नरक के राजा से कहा। किसी भी कोण से ऐसा नहीं लग रहा था कि राफेल सैकड़ों जादूगरों से लड़ने जा रहा था। इसके बजाय आरव की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि राफेल कुछ बच्चों के साथ खेलने जा रहा था। देखो, नरक के राजा के जाने के बाद आरव ने ओलिविया को एक चाकू दिया।
अपना बदला अपने हाथों से लो, या तो आप उसे मार सकते हैं या उसे जीने दे सकते हैं, चुनाव आपका है। अगर ओलिविया रोम को जीवित रहने देती है तो भी वह उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और तुरंत चला जाएगा। आखिरकार उसने पहले ही उन्हें मदद करने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि अगर वह काफी बहादुर थी तो वह अपने परिवार को एक अलग शहर में जाने में मदद करने वाला था, जहां वे एक नया जीवन शुरू कर सकते थे और यान साम्राज्य द्वारा चोट पहुंचाने की चिंता नहीं कर सकते थे। अब यह सब उसकी पसंद थी। रोम किसी कारण से जमीन पर पड़ा था। वह खून की कमी के कारण अपने शरीर को हिलाने में भी असमर्थ था। उसका शरीर किसी कारण से बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसके पास न तो जादू करने के लिए जीभ थी और न ही उसके पास शारीरिक रूप से लड़ने के लिए हाथ थे। वह इतना असहाय महसूस करता था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने पहले ही विरोध करना बंद कर दिया था, जैसे कि उसने पूरी तरह से हार मान ली थी। वह उस दयनीय आदमी को मार सकती थी जो वह था। वह उसे पूरे शहर के सामने दंगा करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग के कोने में भविष्य के बारे में एक विचार था। क्या वह वास्तव में इस व्यक्ति को मारने का जोखिम उठा सकती है? आखिरकार वह एक ड्यूक का बेटा था। मैं उसे मारना नहीं चाहता, कृपया उसे जाने दो, ये बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद ओलिविया ने चाकू गिरा दिया। अभी भी हिचकी आ रही है। आरव ने ओलिविया को देखा, जो अब अपने घुटनों पर थी। उसने अपना फैसला सुनने के बाद अपना मन बना लिया था। आरव काफी निराश था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने पहले ही उसे फैसला करने का मौका दिया था। यह उसकी पसंद थी, इसलिए उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे इसकी जरूरत है। उसकी मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाना। जो लोग खुद की इतनी भी मदद नहीं कर सकते, उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपको यही चाहिए, आरव बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा, पहाड़ से उपहार ले लो और अपनी बेटी के साथ इस शहर से बाहर निकल जाओ। हालांकि आरव हमेशा की तरह बात कर रहा था, लेकिन किसी तरह उसमें थोड़ी दोस्ती थी। लेकिन अब वह चली गई थी। क्या उसने उसे न मारकर वास्तव में उसे परेशान किया था ना? उसने सोचा। दुर्भाग्य से वह कुछ नहीं कर सकी। वह उसे मारकर अपने लोगों पर आपदा नहीं ला सकती थी। उसके पिता ने शहर छोड़ने से पहले आरव को प्रणाम किया और ओलिविया का हाथ थाम लिया। जाते समय भी ओलिविया कभी कभी आरव को देखती थी। जमीन पर वापस आकर रोम को कुछ राहत महसूस हुई, क्योंकि आरव ने अपनी जिंदगी लड़की के हाथों में छोड़ दी थी और उसने उसे जाने दिया। तो क्या इसका मतलब यह था कि वह आखिरकार आपदा से बच गया सिर्फ इसलिए कि उसने ओलिविया को फैसला लेने का मौका दिया? इसका मतलब यह नहीं था कि अगर उसने फैसला लिया तो वह उसे जीने देगा। आरव ने बिना कुछ सोचे समझे रोम की खोपड़ी कुचल दी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रोम के साथ क्या हुआ। युवा लोग शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां उनकी सेनाएं खड़ी थीं। शिन पहले कभी अपनी सेना को देखकर इतना उत्साहित नहीं हुआ था। वे आखिरकार उनके पास पहुंच गए। वह दौड़कर उनके पास गई और उन्हें सब कुछ बताया और उनसे उनके बारे में पूछा। रोम को बचाने में मदद करना दुर्भाग्य से जैसे ही वह शहर के परिसर से बाहर निकली, उसने देखा कि जमीन से आग की लपटें उठ रही हैं और उसकी पूरी सेना को घेर रही हैं। जादूगरों ने अचानक हमले की उम्मीद नहीं की थी। शिन और उसके दोस्त जगह पर जम गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आग का एक विशाल समुद्र उनके आदमियों को घेर रहा है। यहाँ क्या हो रहा था? कोई इतने बड़े पैमाने पर जादू कैसे कर सकता है, और वह भी इतना शक्तिशाली? क्या चर्च के मुख्य पुजारियों के समान स्तर का कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? वह केवल लपटों से आती चीखें सुन सकती थी। वह डर के मारे अपने घुटनों पर गिर गई। क्या हो रहा था? यह भयानक दृश्य क्या था? अब तक उसने केवल चर्च ऑफ डार्कनेस के पिछले गौरव और उनकी शक्ति के बारे में सुना था। क्या यह उनकी सच्ची शक्ति थी? क्या वे इतने शक्तिशाली थे? क्या उन्होंने वास्तव में इसे अर्जित किया था? चूंकि जादूगरों को इस छोटे से शहर में हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती। हमला अचानक हुआ और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गए। इन काली लपटों की शक्ति उनके अंतिम क्षण के मंत्रों के लिए बहुत अधिक थी। जादूगरों के पास शक्तिशाली मंत्रों को डालने का समय नहीं था, क्योंकि उन पर अचानक हमला किया गया था। कमजोर सुरक्षात्मक मंत्रों के रूप में वे राफेल की काली लपटों के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सके। छतों में से एक पर खड़े होकर राफेल ने अपनी लपटों से होने वाली तबाही देखी। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि किंगडम ऑफ द डेड में भी उसने हाल ही में डैम फिर के राज्य को नष्ट कर दिया था। यह दृश्य उसके लिए एक आम बात हो गई थी। जब तक लपटें बंद हुई, केवल राख ही बची थी। लपटें इतनी तीव्र थी कि सेना के हथियार भी पिघल गए। केवल यान के 5 युवा लोग ही बचे थे जो घुटने टेक रहे थे, और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। राफेल छत से नीचे कूद गया और उन युवकों के पीछे आया। ये 5 लोग आखिरी बचे थे। राफेल ने उन 5 को भी जलाने के लिए अपना हाथ उठाया। वे विरोध नहीं कर सकते थे, वे केवल मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे। उनका भाग्य था सभी युवक राफेल की ओर देखने लगे, जो उन्हें मारने वाला था।
आग के समुद्र और इन लोगों की शक्ति को देखने के बाद शिन और उसके दोस्त पहले ही प्रतिरोध की किसी भी उम्मीद को खो चुके थे। वे वापस लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। यह पहली बार था जब वे ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना अधिकांश जीवन एक आश्रय में बिताना पड़ा था। शिन अपने हाथों को हिलाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसे लगा जैसे डर के कारण उसके हाथ जम गए हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर रही हो। ये लोग उसके प्रभाव से डरते नहीं थे। उन्हें पैसों की परवाह नहीं थी, उन्हें बंधक बनाए जाने की परवाह नहीं थी। वह अपने जीवन के बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दे सकती थी। बहुत हो गया। जैसे ही नर्क का राजा इन लोगों को जलाने वाला था, पीछे से एक आवाज आई। शिन ने अपनी आंखें खोली और पाया कि आवाज काफी जानी पहचानी थी। ये उस व्यक्ति की थी जो नरक के राजा के साथ था। जैसे ही उसने सोचा कि उसने आरव को अपनी ओर आते देखा, नरक का राजा भी रुक गया और यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि उसे क्यों रोका गया है। आरव भी शिन के सामने रुक गया और अपने घुटने पर बैठ गया। क्या तुम डर गए हो? उसने युवा राजकुमार से पूछा। युवा राजकुमारी पहले से ही कांप रही थी। वह केवल अपना सिर हिला सकती थी। उसका सारा पहले का आत्मविश्वास चला गया था। किसी कारण से वह राफेल की तुलना में आरव से अधिक डरती थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने छोटी लड़की से पूछा। मुझे यकीन है कि तुम मरने नहीं आए हो। ठीक है, लड़की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए भी यह मुश्किल हो रहा था। ये लोग उसे ढूंढ रहे थे। आखिरकार उसे पता चला कि वे सिर्फ बच्चे थे जो यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए थे। हालांकि उसे ये स्पष्ट था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। वह खड़ा हो गया। उसके सामने खड़े पांचों युवक उसकी दया पर थे और वह उनके जीवन के साथ जो चाहे कर सकता था। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी। दोस्त उस लड़की पर हमला करने के लिए उसने दूसरा सवाल पूछा। हमने नहीं किया। हमने उससे कहा कि वह कोई बेवकूफी न करे। हम कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि हमने ऐसा किया होता तो वह हमें बताए बिना ही चला जाता। कहा जाता हमें पता था कि हम उसे रोक देते। समूह की एक अन्य लड़की ने उत्तर दिया। वह मन ही मन रोम को इस विपत्ति को लाने के लिए कोस रही थी। एक अंतिम प्रश्न, मुझे एक कारण बताओ कि मुझे तुम्हें यही क्यों नहीं मारना चाहिए? आरव ने अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। वह इन युवकों से बहुत नाराज नहीं था और वह उनके प्रभाव से भी नहीं डरता था। उन्हें जीवित छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। वह शुरू में उन्हें जाने देने की योजना बना रहा था, लेकिन फिर भी वह यह जगह जानने के लिए उत्सुक था कि वे क्या कारण देने जा रहे थे। मैं तुम्हें लाखों सोने के सिक्के दे सकता हूँ। मेरा परिवार बहुत अमीर है। लड़कियों में से एक ने कहा कि अगर बचने का कोई मौका है तो वह इसे लेने के लिए तैयार है। उसे यकीन है कि उसके पिता ये फिरौती देने में संकोच नहीं करेंगे। मेरे पिता के पास बहुत सारे व्यवसाय हैं। यदि आप मुझे जाने देते हैं तो मैं उन्हें आपको आधा हिस्सा देने के लिए मना लूंगा। मैं आपको आत्मा कब्र की चाबी दूंगा। उसने दांत पीसते हुए कहा। शिन ने घोषणा की कि वह चाबी देने जा रही थी। आत्मा कब्र के लिए उसके शब्दों ने स्पष्ट रूप से उसके सभी दोस्तों को चौंका दिया, जो विश्वास नहीं कर सके कि उसने चाबी की पेशकश की थी। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर आरव को भी लगा कि यह चाबी उसके लिए कुछ खास थी। शिन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना कीमती खजाना देना होगा। उसे यकीन था कि उसके पिता बहुत नाराज होंगे अगर उन्हें पता चले कि उसने क्या किया है। दुर्भाग्य से उसके पास इस समय कोई और विकल्प नहीं था। वह जीवित रहना चाहती थी और उसे यकीन नहीं था कि उसने पहले जो चीजें पेश की थी वे इसके लायक होंगी। वे आरव को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा उसके पास केवल एक आत्मा कुंजी थी जिसके बारे में वह सोच सकती थी। आत्मा टोम कुंजी आरव जादूगरों की दुनिया में काफी नया था। वह हाल ही में नुस्खे के बारे में भी नहीं जानती थी। आत्मा टोम कुंजी जैसी किसी चीज के बारे में तो बिल्कुल नहीं। यह पहली बार था जब उसने ऐसी चीज के बारे में सुना था। उसने राफेल को देखा, जो भी उसके जैसा ही भ्रमित दिख रहा था। उसने पूछा, आप आत्मा टॉम कुंजी के बारे में क्या जानते हैं? उन्हें यकीन नहीं था कि लड़की को यह बताना बुद्धिमानी होगी कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर वह उससे अलग तरीके से पूछता तो वह जानता था कि उसे कुछ जवाब मिल सकते हैं। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे शिन के ज्ञान का परीक्षण कर रहे थे। यह देवताओं के युग से बची एकमात्र जात मकबरा कुंजी है, शिन ने उत्तर दिया। आरव की अभिव्यक्ति देखकर वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। ऐसी सीमित संख्या में कुंजियां हैं जो मकबरे में प्रवेश की अनुमति देती हैं और प्रत्येक राज्य में केवल 2 ऐसी कुंजियां होती हैं। देवताओं के युग से एक मकबरा। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। मैं अपनी जान के बदले में वह चाबी देने को तैयार हूं, लड़की ने कहा। उसे नहीं पता था कि दुनिया क्या सोचेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उसने अंधेरे जादूगर को चाबी दी है, लेकिन अभी उसे पहले उनकी जान बचानी थी। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे शिन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे वास्तव में विनिमय प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उसने बस अपना सिर नीचे झुकाया और वास्तव में उम्मीद की कि वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। आरव ने पहले इस मकबरे के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अभी उसे यह काफी दिलचस्प लगा। खैर, मुझे चाबियां दे दो
और मैं बदले में तुम्हें सुरक्षित छोड़ने का वादा करता हूँ। शीन ने आरव की आंखों में देखा कि क्या वह वाकई गंभीर है। उसके लहजे से ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। अंत में उसने एक चाबी निकाली जिसे वह पेंडेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। उसने आरव को सुंदर चांदी की चाबी दी। उसने चाबी को कसकर पकड़ लिया। अजीब बात यही यह थी कि उसे चाबी से एक बहुत ही परिचित सनसनी महसूस हुई। इसकी ऊर्जा उसके ग्रूमर के समान थी। चाबी निश्चित रूप से कोई साधारण चाबी नहीं थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह उसके ग्रूमर से कैसे जुड़ी थी। चाबी पर कोई अजीब निशान नहीं थे, केवल चाबी का आकार किसी भी चाबी से अलग था जिसे उसने कभी देखा था। उसने लड़की से पूछा कि आत्मा का मकबरा कहाँ है और लोग इसमें कब प्रवेश कर सकते हैं। यह स्पष्ट था कि आत्मा का मकबरा अभी तक खुला नहीं था। अगर यह खुला होता तो उसे यकीन था कि लड़की पहले ही वहां जा चुकी होती। कहीं और समय बर्बाद करना, भले ही वह पहले अंदर गई होती, वह किसी और को अपने राज्य में प्रवेश करने दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब केवल यह हो सकता है। इससे भी बदतर यह है कि क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि वह जब चाहे अंदर जा सकता है और उसे दर्द सहना चाहिए। अगर मैं उसे उस समय के बारे में नहीं बताता जब आत्मा कब्र के चारों ओर की सुरक्षा हटा दी जाती है और प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो सुरक्षा उसे करीब आने से पहले ही मार सकती है, उसने सोचा। लेकिन आरव को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने के विचार से उसका दिल कांप रहा था। वह डरी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि आरव के पास क्या कौशल है, लेकिन अगर कोई कौशल उसे झूठ पकड़ने में मदद करता है तो झूठ बोलने के बाद वो मर जाएगी। वह ये भी नहीं जानती थी कि आरव को इसके बारे में पता नहीं है। वह वहां भी पहुंच जाएगा। जैसे ही उनकी तरफ से डार्क मैच देखा गया, वे कार्रवाई करने जा रहे थे। बेहतर था कि उन्हें अपने जीवन को जोखिम में डालने के बजाय चीजों को अपने दम पर संभालने दिया जाए। आत्मा कब्र सुरक्षात्मक संरचनाओं से घिरी हुई है जिसे पवित्र कहा जाता है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसे तोड़ नहीं सकते। यह संरचना हर 4 साल में एक बार काम करना बंद कर देती है, और वह भी केवल थोड़े समय के लिए। यह नियम है जिसके तहत किसी व्यक्ति को कब्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आओ, वो समय कब आएगा जब निर्माण बंद हो जाएगा। ऐसा हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक 1 महीने बाद इसे काम करना बंद किए 4 साल हो जाएंगे। यही वो समय होना चाहिए जब आप प्रवेश कर सकते हैं। शिन ने आरव को वो सब बताया जो उसने पूछा था, और कभी कभी वो बातें भी जो उसने नहीं पूछी थी। ये सब इस उम्मीद में कि हालांकि उसे जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपनी बात रखी और उनसे कहा कि उसने उन्हें जाने दिया। शिन अभी भी संशय में खड़ा था। क्या वे वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या वे वास्तव में जा सकते हैं? जब शिन भ्रमित था, आरव आगे बढ़ा और अपनी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखी। उसका सिर उठाया ताकि वह सीधे उसकी आंखों में देखे। लेकिन याद रखो, मैंने पहले क्या कहा था। यदि आप किसी को बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ साम्राज्य अतीत का अवशेष बन जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे नष्ट कर दूंगा। उसने शिन को मुक्त कर दिया और उससे दूर चला गया। बेहोश युवकों का एक समूह पीछे रह गया। नर्क का राजा भी आरव के पीछे गया और बच्चों को जीवित छोड़ गया। आरव के जाने के बाद ही शिन ने कमजोरी से घुटने टेके। उसे आखिरकार यकीन हो गया कि वे इस आपदा से बच गए हैं। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वह अभी भी पहले की तरह डरी हुई थी। हम नहीं चाहते कि वह हमारी दुश्मन बने। उसके पास जितनी शक्ति और ताकत है, हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वह वास्तव में साम्राज्य को नष्ट कर देगा। हमें उसे अपना वादा निभाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन वह एक डार्क मैज है। क्या हम उसे वास्तव में स्वतंत्र रूप से घूमने दे सकते हैं? कौन कहता है कि वह स्वतंत्र रूप से घूमेगा? उसने पहले ही इस शहर में लाइट ब्रांच के चर्च को नष्ट कर दिया है। चर्च पहले से ही उसके पीछे है। इस मामले को चर्चों पर छोड़ दें। हमें अपने साम्राज्य को चर्चों के युद्ध में शामिल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा राक्षस हमारा दुश्मन बने। आरव सिर्फ झांसा नहीं दे रहा था जब उसने कहा कि वह उन्हें नष्ट कर देगा यदि उन्होंने कुछ भी बेवकूफी की, तो उसका वास्तव में मतलब था। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। हम ये भी नहीं जानते कि कितने लोग अंधेरे के चर्च के नियंत्रण में हैं। हमें यह भी नहीं पता था कि ये अब तक अस्तित्व में है। हम जोखिम में हैं। उसे अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने कहा, अभी भी विश्वास है कि आरव अंधेरे के चर्च का हिस्सा था। उसने ये भी उम्मीद की थी कि उसके पीछे एक विशाल सेना होगी। सेना? हम इसके बारे में क्या करेंगे? हम ऐसी बात गुप्त नहीं रख सकते ना? श्रेया ने पूछा। असली समस्या ये थी कि ड्यूक के बेटों में से एक की मृत्यु हो गई थी। वे डार्क मैज का उल्लेख किए बिना इसे कैसे समझा सकते थे? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सोचूंगा। अब वापस जाओ। मैं इस जगह पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहता। यह वह जगह थी जहां वह सच कह रहा था। नर्क के राजा ने आरव से पूछा, वे पहले ही इतनी दूर चले गए थे कि वे युवाओं के समूह को नहीं देख सके। मुझे यकीन नहीं है। कम से कम मुझे कोई झूठ नहीं मिला, लेकिन हमें तीसरे स्रोत से जानकारी मिली है जिसे हमें पुष्टि करनी है। आरव ने उत्तर दिया,
हालांकि मुझे लगता है कि वे सच कह रहे थे। उनके अनुसार आत्मा कब्र 1 महीने में खुलने वाली है और वे प्रशिक्षण के लिए जानवर माउंट पर नहीं आए। ऐसा लगता है कि वे आत्मा कब्र के लिए प्रशिक्षण की योजना बना रहे थे। बेशक मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये संभव है कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर ऐसा हुआ होता तो हम इसे अलग तरह से संभालते, लेकिन अभी मेरे पास उन पर संदेह करने का बहुत अधिक कारण नहीं है। आत्मा कब्र कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसके बारे में अधिक जानना चाहता था। इसके अलावा उसके पास ऐसा करने के लिए बहुत समय था। उसके बाद उसे भारी मंत्रों का उपयोग करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। चाहे कुछ भी हो, उस लड़की के अनुसार प्रत्येक राज्य के पास आत्मा की कब्र की 2 चाबियां हैं। इसका मतलब यह भी है कि उनके पास इसके बारे में जानकारी है। रेसिया राज्य में मुझे यकीन है कि हम सूर्यांश के वंशजों से इस जानकारी को आसानी से सत्यापित कर पाएंगे। अतीत में आरव को धोखा दिया गया था और वह मृत्यु के द्वार पर था। उसका व्याकरण ही वह था जो उसे रहस्यमयी नवी जगह के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया जहां उसने पैट्रिक स्टाफ की खोज की। उसका व्याकरण उसकी जान बचाना चाहता था और उसने वैसा ही किया, लेकिन उसने कुछ और भी किया। चोट लगने के बाद वह लगभग 2 दिनों तक बेहोश रहा, जहां वह लगातार एक ही सपने में फंसा रहा। वास्तविकता की पुनरावृत्ति जहां उसे चाकू मारा गया था। सपना बार बार दोहराया जा रहा था, मानो वह कभी भी यह भूलना नहीं चाहता था कि क्या हुआ था। आरव ने कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। यह उसका आत्मसंरक्षण स्वभाव था। इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जिस पर वह अपने जीवन के साथ पूरी तरह भरोसा करता था, और वह व्यक्ति उसके ठीक बगल में था। क्या आप अभी भी पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा से असहज महसूस कर रहे हैं? उसने राफेल से पूछा, जो उनके ठीक बगल में चल रहा था। राफेल दायरे से था, इसलिए वह अपने दायरे में मृत्यु की अपनी आभा महसूस कर सकता था। इस दुनिया में ऊर्जा ज्यादातर जीवन से भरी हुई थी, जिसने न केवल राफेल को यहाँ अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ बना दिया, बल्कि उसे असहज भी कर दिया। राफेल ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन ये पहले से बेहतर है। क्या आप वापस घर जाना चाहते हैं? आरव ने पूछा। राफेल केवल उसे बचाने के लिए यहाँ आया था। वह उसे हर समय यहाँ एक गार्ड के रूप में नहीं रख सकता था। आखिरकार राफेल का अपना जीवन था। राफेल ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप, इस समय उसके पास कोई अन्य दोस्त नहीं था। वह लालची नहीं होना चाहता था। राफेल ने अंततः सिर हिलाया। मृतकों के राज्य में उसे बहुत काम करना था। उसने अभी अभी बांध या साम्राज्य को नष्ट किया था। जब उसे आरव की मदद करने के लिए यहाँ भागना पड़ा तो उसका उग्र घोड़ा भी वहां था। उसे यह भी नहीं पता था कि अब स्थिति क्या थी। वह जानता था कि उसे वहां के परिणामों से निपटना था, और अब जब क्या कि आरव सुरक्षित और स्वस्थ था, वह वहां से जा सकता था। हर जगह जीवंत लग रही थी। अचानक दरवाजा खुला और कुछ लोग रेस्तरां के अंदर चले गए। 7 के समूह में से किसी में भी कोई जादुई आभा नहीं थी, लेकिन वे सभी काफी मजबूत दिख रहे थे। आरव अपनी पीठ पर तलवार रखकर शांति से खा रहा था। सारा अपनी पहचान छिपा रही थी, लेकिन यहां तक कि वह उन लोगों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका जो अभी अभी उनके घर में दाखिल हुए थे। तलवारें ही उसे सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी। वे तलवारें जो वे अपनी पीठ पर ढो रहे थे, वे नुमेन नहीं थी, हालांकि वे सामान्य तलवारों से अधिक मजबूत थी। तलवारें मनुष्यों की कृत्रिम कलाकृतियों की तरह लग रही थी। 7 का समूह अपनी पोशाक के कारण शूरवीरों की तरह लग रहा था। कहा जाता है कि यह वह शहर था जो हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। रेसिया साम्राज्य के सबसे करीब था। इस बिंदु के बाद ही कोई रेसिया साम्राज्य में प्रवेश कर सकता था। आमतौर पर इस स्थान पर बहुत अधिक आगंतुक नहीं आते थे, लेकिन आरव ने जो सुना उसके अनुसार आजकल बहुत से लोग रेसिया साम्राज्य की अपनी यात्रा पर यहाँ आराम कर रहे हैं। 7 लोगों का समूह रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास गया। मैनेजर भी असमंजस में था कि क्या करे। वास्तव में वहां कोई खाली सीट नहीं थी, हालांकि मेहमान भी आम लोग नहीं थे। मैनेजर ने रेस्टोरेंट के चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में सभी टेबल भरे हुए थे, केवल एक को छोड़कर, जिस पर केवल एक व्यक्ति बैठा था। उनका मानना था कि समूह को हटाने के बजाय केवल एक व्यक्ति को हटाना बेहतर था, ताकि जगह बनाई जा सके। जब वह टेबल खाली हो जाएगी तो मैं वहां कुछ कुर्सियां रख सकता हूँ और वह पर्याप्त होगा, उसने सोचा। जब वह खिड़की के पास की मेज पर पहुंचा तो, हे प्रिय अतिथि, क्या आप कृपया टेबल खाली कर सकते हैं? मैनेजर ने टेबल पर बैठे युवक से पूछा। हालांकि उस युवक ने भी ऐसी पोशाक पहन रखी थी जिससे वह अमीर लग रहा था, फिर भी वह एक अकेला व्यक्ति था। मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है,
आरव ने मैनेजर को बताया कि वह बस बैठ गया था और उसे खाना परोसने के बजाय वे उसे जाने के लिए कह रहे थे। वह इतना भूखा था कि वह अब भी कुछ भी नहीं सुन सकता था। अतिथि आओ, कृपया सभी साथों को समझने की कोशिश करो। अरे वहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यदि आरव के पास प्रभावशाली परिवार के अमीर आदमी की पोशाक नहीं होती तो मैनेजर उससे इतनी अच्छी तरह से बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। उसने जगह बनाने के लिए आरव को बाहर निकाल दिया होता। लेकिन यह देखकर कि आरव भी एक गरीब आम आदमी नहीं था, उसने अपनी विनम्रता बनाए रखी। आरव ने पीछे बैठे 7 लोगों के समूह पर नजर डाली जो आपस में चर्चा करने में व्यस्त थे और उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी खड़ा नहीं होना चाहता। क्या आप उन्हें भी यही प्रस्ताव देंगे और जब कोई अन्य टेबल खाली हो जाए तो उन्हें वहां भेज देंगे? यदि परिस्थितियां सामान्य होती तो आरव अभी भी इस पर विचार कर सकता था, लेकिन 7 लोगों का समूह शक्तिशाली नहीं था। वे जादूगर भी नहीं थे। चाहे उनका कितना भी प्रभाव हो, ये उसके लिए बेकार था। यहाँ तक कि उनके खजाने भी उसके लिए बेकार थे। उन्हें ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। युवक, इतने अदूरदर्शी मत बनो। इसके अलावा क्या आप उस चीज के लिए रेसिया नहीं आ रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं, ये लोग आपका जीवन नरक बना सकते। पवित्र रात अकादमी इसका प्रभारी है, इसलिए अपने भविष्य के बारे में भी सोचें। वह चीज, आरव थोड़ा हैरान था। उसका क्या मतलब था? वह नहीं जान सकता कि मैं यहाँ किस लिए आया हूं, फिर वह किस बारे में बात कर रहा है। उसे पूरा यकीन था कि प्रबंधक उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता कि वह वहां किस लिए आया है, जिससे उसके शब्द और भी अजीब लग रहे थे। पवित्र रात टूर्नामेंट प्रबंधक ने आश्चर्य में कहा, यदि यह नहीं तो और क्या, आप भी यहाँ बाकी लोगों की तरह उसी के लिए नहीं है। चलो अभिमानी बने इस प्रक्रिया में।